ऑप्टिक्स में से 5 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होती है। 5 क्वेश्चन, 5 से ज्यादा नहीं, 5 क्वेश्चन। ठीक है मैम, इस टाइम क्लास को क्या करें? अच्छा ये टाइम की बात कर रहे हैं। जब तक अर्पित सर की क्लास मॉर्निंग में रहेगी, मुझे इवनिंग में ही लेनी पड़ेगी। जैसे ही इनकी क्लास, सर की क्लास मॉर्निंग में बंद हो जाएगी, मैं अपनी क्लास शिफ्ट कर दूंगी मॉर्निंग में। अभी कुछ दिनों के लिए मुझे इसी टाइम पर ही करनी पड़ेगी। ठीक है चलो ठीक है जी, अब ध्यान से सुनिएगा। चलो देखो जी, मैंने आपको बताया हमारे पास ऑप्टिक्स जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स का। 4 से 5 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है हमारे पास ऑप्टिक्स के। टोटल फिजिक्स के 25 क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क्स। इंग्लिश के बाद सबसे ज्यादा जिसमें से क्वेश्चन आते हैं वो फिजिक्स ही है जीएटी में। ठीक है 25 क्वेश्चन 100 मार्क्स, उसमें से भी 5 क्वेश्चन शॉर्ट है कि आपके पास ऑप्टिक्स के है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है जी। अच्छा अब आगे सुनो, ध्यान से सुनो आगे जी। आपके पास मैं बता दूं, हमारे पास फिजिक्स में बहुत सारी ब्रांचेस हैं। मैकेनिक्स में हम पढ़ते हैं मोशन से रिलेटेड, की कोई कार मोशन शो कर रही है, वो वाली ब्रांच ऑफ फिजिक्स जहां पर हम मोशन वगैरह की टर्म्स पढ़ते हैं। थर्मोडायनामिक्स ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जहां पर टेंपरेचर उससे रिलेटेड फिनोमेना पढ़ते हैं, हीट टेंपरेचर उससे रिलेटेड फिनोमेना। सिमिलरली आपके पास ऑप्टिक्स वो ब्रांच है फिजिक्स की जहां पर हम पढ़ते हैं लाइट के बारे में और लाइट से रिलेटेड फिनोमेना के बारे में। तो ऑप्टिक्स और कुछ नहीं, वो ब्रांच है फिजिक्स की जहां पर हम पढ़ते हैं लाइट के बारे में और लाइट से रिलेटेड फिनोमेना के बारे में। डन है। अब ये जो ऑप्टिक्स ब्रांच है फिजिक्स की, इसको फर्दर 2 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया। कौन सी कैटेगरी? एक को बोला हमने रे ऑप्टिक्स, दूसरे को बोला हमने वेव ऑप्टिक्स। डन है। ठीक है अब अगर मैं 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रही हूं तो कुछ रीजन भी तो होगा ऐसे कैटेगरी में डिवाइड करने का। तो हाँ बिल्कुल रीजन है। रे ऑप्टिक्स में मानकर चलते हैं कि लाइट एज अ रे ट्रैवल करती है। जैसे मैंने कोई भी रे बनाई लाइट की, आप छोटी क्लासेस में ऐसे सन को शो करते थे, ऐसे रिप्रेजेंट करके कि सन के पास से रेज निकल रही है ना। तो बेसिकली रे ऑप्टिक्स में मानकर चलते हैं कि लाइट एज अ रे ट्रैवल करती है। डन है जी। और वेव ऑप्टिक्स में ये मानकर चलते हैं कि लाइट एज अ वेव ट्रैवल करती है। इस तरीके से 99.9% जो आपके पास क्वेश्चन आएंगे वो ये वाले टॉपिक से आएंगे, रे ऑप्टिक्स वाले से। 0.001% जो क्वेश्चन आएंगे वो वेव ऑप्टिक्स से आएंगे। पिछले 10 इयर्स में आपके पास ऑप्टिक्स के 75 प्लस क्वेश्चन आए हुए हैं, रादर 80 प्लस आए हुए हैं, और उसमें से वेव ऑप्टिक्स का सिर्फ एक क्वेश्चन है, ओनली वन क्वेश्चन। बाकी जितने क्वेश्चंस हैं सभी के सभी रे ऑप्टिक्स के हैं। तो हमारे पास जो हमने पढ़ना है वो रे ऑप्टिक्स पढ़ना है। 99.999% जो क्वेश्चंस हैं वो रे ऑप्टिक्स से है। वेव ऑप्टिक्स से सिर्फ आपके पास एक ही क्वेश्चन आया है 10 सालों में, इतने टाइम में। क्लियर है जी? इतना क्लियर है? सभी को क्लियर है? ये चैप्टर एटलीस्ट 6 दिनों में होगा। 6 दिन तो आराम से लग जाएंगे इसमें। अब चलो ध्यान से देखो आगे। देखो जी ध्यान से, अब आज बहुत सारी चीजें बहुत बेसिक होंगी जिसमें आपको सारा आइडिया हो जाएगा जो भी हमने आगे पढ़ना है। अब आपको ऑप्टिक्स कोई डिफिकल्ट नहीं लगेगा। ध्यान से सुनो, बेसिक मैंने आपको बता दिया। रे वेव हमें तो रे से लेना देना, वेव से हमें कोई लेना देना है नहीं। ठीक है जी। चलो ध्यान से देखो आगे। आ जाओ सीधा रे ऑप्टिक्स के ऊपर। अच्छा लाइट के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपने कभी नोटिस करा है हमारे पास मेजर सोर्स ऑफ लाइट क्या है? हमारे पास मेजर सोर्स ऑफ लाइट सभी को पता है सन है। सन के पास से सोलर लाइट आई है, हमारे पास वो मेजर सोर्स ऑफ लाइट है। सन कहां पर है? सोलर सिस्टम में, स्पेस में, वैक्यूम में। क्या वैक्यूम कोई मटेरियल मीडियम है? ना। एयर एक मटेरियल मीडियम है, पार्टिकल्स हैं। वाटर एक मटेरियल मीडियम है, वाटर में पार्टिकल्स हैं। बट वैक्यूम कोई मटेरियल मीडियम नहीं है। बट सन के पास से लाइट की रेज आ रही है वैक्यूम से। इट मींस लाइट एक ऐसी वेव है व्हिच डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम, जिसको कोई मीडियम की नीड ही नहीं है। विदाउट मीडियम भी वो प्रोपोगेट कर सकती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा सकती है। तो यस लाइट ऐसी वेव है व्हिच डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, फॉर ट्रैवलिंग। ठीक है जी, व्हिच डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। सभी को क्लियर है इतना? सभी को इतना क्लियर? अब अगर लाइट ट्रैवल कर रही है उसकी कुछ ना कुछ स्पीड तो बनेगी। तो यस लाइट हैज डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम। तो लाइट की स्पीड कुछ होती है और सभी मीडियम्स में डिफरेंट होती है, क्योंकि उस मीडियम की हर मीडियम की डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, डिफरेंट डेंसिटी, डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो लाइट की स्पीड डिफरेंट होती है इन डिफरेंट मीडियम्स। होती कितनी है वैसे इन जनरल अगर मैं बात करूं वैक्यूम में? अगर वैक्यूम में लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और मैक्सिमम जो लाइट की स्पीड होती है वो वैक्यूम में होती है। आप एक बार देख लीजिए। मैं चाबी रख के लेनी थी, बाहर थी, सुबह से काम नहीं किया ही नहीं। हां तो मैंने उनको फोन किया, तुमने बात नहीं करी। हां जी हेलो, हां जी मेजर सोर्स ऑफ लाइट जो हमारे लिए वो सन है। सन के पास से लाइट आ रही है। ठीक है, यानी लाइट को कोई मीडियम नहीं चाहिए, वैक्यूम के वहां से आ रही है। लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम, कहीं से भी पास ऑन कर जाती है, कहीं को भी ट्रैवल कर जाती है। फिर मैंने कहा लाइट ट्रैवल कर रही है तो उसकी स्पीड है, तो हां लाइट की स्पीड होती है। लाइट हैज डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम, हर मीडियम में अलग-अलग होती है। अगर पूछे सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट किसमें होती है? सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट होती है वैक्यूम में, मैक्सिमम स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कितना? ये जरूर याद रखना। क्लियर है कि सभी को? इसमें तो कोई डाउट नहीं है। डन, गुड हो गया। चलो जी आगे बढ़ते हैं। काम की चीज नहीं थी, काम की चीज आएगी आगे। चलो जी ध्यान से देखो, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच हेल्प्स अस टू सी। ऑब्वियसली लाइट एक एनर्जी जो है जो हमें देखने में मदद करती है। आगे देखो, लाइट हैज हाईएस्ट स्पीड इन वैक्यूम, बिल्कुल कितनी थी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। आगे बढ़ते हैं। अगर वैक्यूम में मैक्सिमम है, वैक्यूम में अलग-अलग होगी, बिल्कुल होगी। तो लाइट हैज डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम, डन बात होगी। लाइट हैज ट्रांसवर्स नेचर, ये क्या लिखा है? ये अभी के लिए क्वेश्चन मांगेगी, साउंड में पता चलेगा, अभी के लिए स्किप करते हैं। आगे बढ़ते हैं। लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल। हां वैक्यूम से भी कर सकते हैं जिसको हम एक मटेरियल मीडियम मानते भी नहीं है। तो हां लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। आगे बढ़ते हैं। लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये क्या लिखा है? ऐसे वेव जिनको मीडियम नहीं चाहिए होता ना, उन्हीं को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। इसको भी क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं, साउंड में पढ़ेंगे, यहां कोई काम है नहीं इसका। फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम इन एवरी मीडियम, ये क्या लिखा? ये पढ़ेंगे आप थोड़े टाइम बाद रिफ्रैक्शन के टाइम पे। अभी के लिए इसको लीव कर दीजिए, जो मैंने टिक करा बस उतना देख लीजिए, उतना हो गया तो काम डन। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डन है? क्लियर है सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं। अब 2 चीजें जो मैं आपको बताने वाली हूं वो बहुत ही बेसिक है, बट आपको में क्योंकि आपको वो इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि आपको वो ऑलरेडी आता होगा। सुनो जी, अब हमारे पास मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट्स को कैटेगरीज में डिवाइड किया। मैं ह्यूमंस को भी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकती हूं, वेज नॉन वेज, बर्थ प्लेस, राइट, कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, कहां रह रहे हैं, क्या हाइट है, क्या वेट है, इसके बेसिस पर। सिमिलरली मैंने ऑब्जेक्ट्स को भी किसी बेसिस पर कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। किस बेसिस पर किया? मैंने बेसिस पर किया ऑन द बेसिस ऑफ पैसेज ऑफ लाइट। ठीक है, ऑब्जेक्ट को डिवाइड करा ऑन द बेसिस ऑफ पैसेज ऑफ लाइट। पहले टाइप के ऑब्जेक्ट को बोला ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। दूसरों को बोला ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट।
एंड तीसरे को कहा ओपेक ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिसमें से सारी की सारी लाइट पास ऑन कर जाए, दैट ऑब्जेक्ट, दोज ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज ट्रांसपेरेंट। ऑल लाइट पासेस थ्रू, सारी की सारी लाइट पास कर जाए। ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें से कुछ लाइट पास ऑन कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। घर में मिठाई के डब्बे आते हैं, बटर पेपर बिना पूरा डब्बा खोले बटर पेपर ही होता है, उसके थ्रू पता चल जाता है किसके अंदर कौन सी मिठाई है। कुछ लाइट पास ऑन करी, पूरी तो नहीं करी, जिसमें से सम लाइट पासेस थ्रू, नॉट पूरी की पूरी, सम लाइट पासेस थ्रू। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। और जिसमें से नो लाइट पासेस थ्रू, कोई लाइट पास ऑन नहीं करती, ऐसो को बोलते हैं ओपेक। ठीक है, ओपेक वॉल क्या हुई, ओपेक है ना, बैग क्या हुआ, ओपेक। और जो शैडो फॉर्मेशन होती है ना, याद रखना, जो भी शैडो फॉर्मेशन होती है वो हमेशा ओपेक ऑब्जेक्ट के कारण होती है। वैसे तो कई जगह ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक भी लिखा होता है, फिर भी स्पेसिफिकली अगर पूछो तो सिर्फ और सिर्फ ओपेक के कारण होती है। ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक भी ऑप्शन में तो चलेगा, कोई गलती नहीं है, बट अगर ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक लिखा है तो ओपेक आंसर होगा। क्लियर है जी सभी को, कोई डाउट तो नहीं इसमें, सभी को क्लियर है, बहुत बेसिक था ये। ठीक है, चलो अगला। अगले में मैंने क्या किया, अगेन मैंने ऑब्जेक्ट्स को कैटेगराइज कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लाइट, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लाइट, कि कौन से ऑब्जेक्ट्स लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके बेसिस पर दो तरीके के ऑब्जेक्ट्स बने, कौन कौन से, लुमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। लुमिनस एंड नॉन लुमिनस, ऐसे ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं, कैन प्रोड्यूस लाइट, उनको बोलते हैं लुमिनस। जैसे सन, जैसे बर्निंग कैंडल, जैसे ये बल्ब है ना, ये तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये क्या हो गए, लुमिनस, कैन प्रोड्यूस लाइट। ऐसे ऑब्जेक्ट्स व्हिच कैन नॉट प्रोड्यूस लाइट आर नोन एज नॉन लुमिनस, है ना, जैसे 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 बुक, जैसे रिमोट जो नहीं प्रोड्यूस कर सकता लाइट, ऐसे हो गए नॉन लुमिनस। क्या हम नॉन लुमिनस हुए? हाँ, हमारे चेहरों पे इतना नूर कहाँ है ना, हम सबके चेहरों पे इतना नूर है कि हम अपनी लाइट प्रोड्यूस कर लें, नहीं ना, हम हुए नॉन लुमिनस। चलो जी आगे आ जाओ, एक बार रीड कर लो, जल्दी से देख लो बच्चे, बहुत बेसिक है, जल्दी जल्दी रीड करते हैं, आगे बढ़ते हैं, जो काम की चीजें हैं। अलाउज ऑल और मोस्ट लाइट टू ट्रैवल थ्रू ट्रांसपेरेंट, अलाउज सम लाइट टू ट्रैवल थ्रू, ब्लॉक्स ऑल लाइट पासिंग थ्रू। एग्जांपल ग्लास ऑफ वाटर, एग्जांपल टिश्यू पेपर, बटर पेपर, एग्जांपल वुड। ठीक है, चलो आगे चलते हैं जी। आगे हमारे पास लुमिनस एंड नॉन लुमिनस। लुमिनस कौन से, व्हिच प्रोड्यूस लाइट ऑन देयर ओन, जैसे सन हो गया है ना, मून क्या हुआ, नॉन लुमिनस, वो रिफ्लेक्ट करता है, लाइट को प्रोड्यूस नहीं करता। नॉन लुमिनस कौन से, व्हिच डू नॉट प्रोड्यूस लाइट ऑन देयर ओन, एग्जांपल ये दे दिया आपको। डन है, क्लियर है सभी को, बेसिक क्लियर, डन है, गुड है, गुड है। अनुपम इतना बेसिक है कि आपको लग रहा है कि मैं इसको, आपको लग रहा है मैं फास्ट कर दी हूं, ये फास्ट है। चलो ठीक है, चलो जी आगे आ जाओ जी, यहां पर सीधा। अच्छा ये क्या बनाई मैंने, ये क्या बनाई मैंने, रेज, एक रे बनाई। अगर मैं बहुत सारी रेज बना लूं, ग्रुप ऑफ रेज बना लूं, कलेक्शन ऑफ रेज बना लूं, तो इनको बोलते हैं जी हम बीम। तो बीम इज बेसिकली ग्रुप ऑफ रेज और कलेक्शन ऑफ रेज। ग्रुप या कलेक्शन ऑफ रेज इज नोन एज बीम। अगर आप ये नोटिस करेंगे ये रेज पैरेलल है, बीम तो बना ही रही है बहुत सारी है, तो इसको क्या बोलेंगे, पैरेलल बीम बोलेंगे। देखिए रहा इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं, पैरेलल बीम बोलेंगे इसको, समझ गए, गुड है। अच्छा अब मैंने नोटिस करा बहुत सारी रेज एक पॉइंट पर आकर मिल रही है, ऑब्वियसली बीम तो है ही है। जब बहुत सारी रेज एक पॉइंट पर आकर मिल जाए, वो जो बीम होती है उसको बोलते हैं कन्वर्जेंट बीम, कन्वर्जेंट बीम। डन है, बहुत सारी रेज अगर एक पॉइंट से निकल जाएं और डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाएं, बेसिकली डाइवर्ज कर जाएं, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट बीम, डाइवर्जेंट बीम। समझ गए, कन्वर्ज करना मतलब इकट्ठे होना, डाइवर्ज करना इधर उधर डिफरेंट डायरेक्शंस में चले जाना, समझ आया। तो कन्वर्जेंट याद रखना, कन्वर्ज मतलब क्या, डाइवर्ज मतलब क्या, एक जगह मिल जाना कन्वर्जेंट, डिफरेंट डायरेक्शंस में चले जाना मतलब डाइवर्जेंट। क्लियर है, ठीक है जी। हाँ, क्रस्ट एंड ट्रफ वाली ट्रांसवर्स होती है, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन वाली लॉन्गिट्यूडनल होती है, सही बोल रहे हैं अनुराग। क्लियर है जी, सभी को क्लियर है। एक बच्चा बोल रहा है, एक बच्चे का क्वेश्चन है, निशान सिंह आपको पता है डायमंड लाइट को ट्रैप कर लेता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि पास ऑन नहीं कर सकती, बट किसी किसी मीडियम में लाइट की स्पीड इतनी कम होती है कि वो ट्रैप ही हो जाती है उस मीडियम में। ठीक है, बीम की हिंदी क्या है पता नहीं, स्वाति सिंह बीम पता नहीं क्या बोलेंगे बच्चे। चलो जी सीधा आ जाओ जी रिफ्लेक्शन के ऊपर, एक बार ये भी देख लो, ये क्या बनाई मैंने बीम, ये क्या होगी, पैरेलल बीम, एक पॉइंट से निकल गई, डाइवर्जेंट बीम, मिल गई आकर कन्वर्जेंट बीम। डन है जी, क्लियर है जी, सभी को क्लियर, अभी तक जितना पढ़ाया सभी को क्लियर है। ठीक है, निशान सिंह समझ आया। चलो आ जाओ जी सीधा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर। को हमेशा याद रखनी है कि लाइट की टेंडेंसी है कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, लाइट की टेंडेंसी है कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। मैं इसको भी स्ट्रेट लाइन ही बोलूंगी, इसको भी स्ट्रेट लाइन ही बोलूंगी, इसको भी स्ट्रेट लाइन ही बोलूंगी, बेसिकली ऐसे ट्रैवल नहीं करती, कहने का मतलब ये है, ये सभी स्ट्रेट लाइन हुई, लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, ये याद रखना। चलो अब आ रहे हैं बेसिकली जहां से पेपर में क्वेश्चन आते हैं, जहां से पेपर में क्वेश्चन आते हैं वहां पर पहुंच गए हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। यहीं से शुरू होगा पेपर में क्वेश्चन आने वालों का कंसेप्ट, अभी तक तो कुछ भी नहीं था, उसमें से पेपर में क्वेश्चन नहीं आते। ध्यान से देखना जी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को, ठीक है जी। चलो मैंने, आप में से कोई मुझे बता सकता है ग्लास और मिरर में क्या फर्क है, ग्लास और मिरर में क्या फर्क है, कोई बता सकता है, जल्दी से बताना ग्लास और मिरर में क्या फर्क है। ठीक है, आप मुझे बताना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अच्छा मिरर पॉलिश होता है, ग्लास नहीं होता, ओके, एक्चुअली में तो यही होता है। चलो ध्यान से देखो, मेरे पास ग्लास क्या है, एक मीडियम है, एयर क्या है, एक मीडियम है। लाइट जब एयर से ग्लास में जाएगी, जा सकती है, क्यों नहीं जा सकती, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा सकती है, तो लाइट जब एयर से ग्लास में जाएगी तो वो ग्लास के अंदर चली जाएगी, है ना। पर मैं चाह नहीं रही ग्लास के अंदर जाए, मैं चाह रही हूँ मेरे पास वापस आ जाए, तो मैं क्या करूंगी, मेरे पास ये जो ग्लास था सपोज, इसको मैंने एक तरफ पॉलिश कर दिया, किसी भी मटेरियल से, ज्यादातर हम सिल्वर पॉलिशिंग बोलते हैं, सिल्वर पॉलिश सरफेस। तो मेरे पास ये ग्लास था, इसको मैंने पॉलिश कर दिया और इसको क्या बना दिया, मिरर बना दिया। ग्लास था, उसको पॉलिश करके मिरर बना दिया, क्यों भाई, इसीलिए बनाया ताकि लाइट की रे उसके अंदर ना जाए, मेरे पास वापस आ जाए। कैसे मतलब क्या कि मैंने एक लाइट की रे भेजी, जिसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट करवाई ना, इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। अब क्योंकि मैंने इसको मिरर बना दिया तो लाइट की रे इसके अंदर नहीं जाएगी, वापस एयर से एयर में ही आ जाएगी। दिस फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट into its own medium is known as reflection of light। अगर मैं मिरर ना बनाती, ग्लास रखती, तो लाइट की रे अंदर चली जाती, वापस मेरे पास ना आती। मैं चाह रही हूं उसी मीडियम में वापस आई जहां से गई। This phenomena of bouncing back of light into its own medium
इज नोन एज रिफ्लेक्शन। ठीक है जी, इसको बोलते हैं जी हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझ रहे जी, ये कौन सी रे हो गई? रिफ्लेक्टेड रे हो गई। सभी को इतना तो पता है, सभी को इतना पता है, सभी को इतना क्लियर है, वेरी गुड। अब मैंने क्या किया, साथ में एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। नॉर्मल को नॉर्मल क्यों कहा? क्योंकि ये जो सरफेस है ना, दोनों मीडियम्स के बीच का एक तरीके से बोल सकते हो आप, ये जो है ये 90 डिग्री पर है, इसलिए इसको बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, जो भी इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो भी रिफ्लेक्टेड रे आरआर नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और मैं आपको बता दूं, हर एक केस में हमेशा एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। हमेशा हर एक केस में एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है, जो कि बेसिकली लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। अगर आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा, 8th में भी होता है तो। ठीक है, क्लियर है जी? हमने कुछ परसेंट ऑब्वियसली नो तो नहीं, 100% तो नहीं बोलेंगे। क्लियर है जी, सभी को क्लियर है, समझ आया? चलो आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं जो भी पढ़ा। देखो, when a ray of light approaches a smooth polished surface and the light ray bounces back in the same medium, it is called as reflection. The incident light ray that lands on the surface is reflected off the surface. हाँ अनुराग गुप्ता, चलो। The ray that bounces back is called as the reflected ray. If a perpendicular were drawn, that is known as the normal. The angle of incidence and angle of ये छोड़ दो, ये गलत है, थोड़ा सा लैंग्वेज इसकी गलत है। ठीक है जी, चलो ये देख लो, ये डायग्राम बताई थी मैंने आपको, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। गुड है, सभी को समझ आया, सभी को क्लियर है, वेरी गुड। चलो हमारे पास दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। पहला लॉ तो यही है, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल सेम प्लेन में लाई करेंगे। जिस प्लेन में इंसिडेंट रे है उसी प्लेन में, जैसे पढ़ते हो ना मैथ्स में एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन, तो ये वो बात हो रही है। ठीक है, चलो आगे देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये याद रखना। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, अगर लाइट की रे बेसिकली इंसिडेंट रही, अगर लाइट की रे अलोंग दी नॉर्मल आ रही है, आप बताओ लाइट की रे कैसे जाएगी? कैसे जाएगी? गो स्ट्रेट, विल कम बैक, कैसे, क्या करेगी बताना। हाँ, बीम का मतलब किरण होता है, लाइट की किरण, सही बोल रहे हो मैम। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अलग है बच्चे, थॉमस बच्चे को तो बिल्कुल अलग है, रिफ्लेक्शन अलग है, टीआईआर तो अलग चीज है। मैंने कहा अगर लाइट की रे अलोंग दी नॉर्मल आ रही है, तो बताओ लाइट की रे रिफ्लेक्टेड रे कैसे जाएगी? विल गो स्ट्रेट, विल कम बैक, क्या करेगी? अगर लाइट की रे अलोंग दी नॉर्मल आ रही है, यानी मेरा है कोई, लाइट की रे अलोंग दी नॉर्मल आ रही है, नॉर्मल क्या हुआ? ये लाइट की रे नॉर्मल के अलोंग आ रही है, यानी इंसिडेंट रे भी यही है, इसी के अलोंग नॉर्मल भी यही। एंगल ऑफ इंसिडेंस तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में होता है। अगर अलोंग दी नॉर्मल आ रही है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल कितना? 0। तो रिफ्लेक्टेड रे का एंगल यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हुआ? 0। क्यों? क्योंकि हमेशा इक्वल टू आर होता है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी यहीं से ही वापस चली जाएगी। जैसे ही लाइट की रे आएगी, यहीं से ही वापस चली जाएगी रिफ्लेक्टेड रे। देख लो आपके सामने, वही ऑपोजिट डायरेक्शन में, वेरी गुड। लिखा भी हुआ, जल्दी से रीड कर लो जी, रीड कर लो जी। वो ये था, क्या क्वेश्चन आया था, वो ये था। अब हम ये कर लेते हैं, चलो जी ध्यान से सुनना। हमारे पास ये जो रिफ्लेक्शन होती है ना, अभी शक्ति वाली में आवाज नहीं निकल रही है ठीक है ना, ये भी दो तरीके की है। एक है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक है जी इरेगुलर रिफ्लेक्शन या फिर डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है जी, हमारे पास दो तरीके की रिफ्लेक्शन होती है, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन का एक और नाम है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। क्या है क्या नहीं, ये दोनों ध्यान से देखना। मेरे पास सपोज कोई भी स्मूथ सरफेस है, कोई भी स्मूथ सरफेस, स्मूथ शाइनी सरफेस, ठीक है, लाइट की रेज आई, आने को तो 10 आ जाए, 100 आ जाए, 1000 आ जाए, मैं सपोज 3 ले रही हूं, ठीक है, मेरे पास 3 लाइट की रेज आई। क्या ये इंसिडेंट रेज हुई? ऑब्वियसली ये इंसिडेंट रेज हुई। ठीक है, ये 3 लाइट की रेज आई, इस स्मूथ सरफेस पर टकराई। क्या ये इंसिडेंट रेज आपस में पैरेलल है? हाँ दिख रहा है, ये पैरेलल है। जैसे ही ये इंसिडेंट रेज स्मूथ सरफेस पर टकराई, ये तीनों रिफ्लेक्ट बैक हो गई इस तरीके से। मैंने नोटिस करा इंसिडेंट रेज भी पैरेलल है, मैंने नोटिस करा रिफ्लेक्टेड रेज भी पैरेलल है। क्या हर एक केस में एंगल इक्वल टू आर होगा? बोलोगे हाँ, क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो सैटिस्फाई होते हैं। क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा। डन है। चलो, इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है? आपके पास कोई भी अनइवन सरफेस होता है, रफ सरफेस, अनइवन सरफेस। ठीक है, मेरे पास 3 लाइट की रेज आई, मैंने नोटिस करा ये तीनों लाइट की रेज पैरेलल आई। ठीक है, तीनों पैरेलल है, ये इंसिडेंट रेज। ऑब्वियसली आफ्टर रिफ्लेक्शन तो होगी, टकरा के वापस तो आएंगे। मैंने नोटिस करा कि भाई एक लाइट की रे तो चली गई इधर, कोई चली गई इधर, कोई चली गई इधर, ये तो रैंडम डायरेक्शन में चली गई। यहाँ पर इंसिडेंट रेज भी पैरेलल थी, रिफ्लेक्टेड रेज भी पैरेलल थी, लॉज को भी सैटिस्फाई कर रही थी, आई इक्वल टू आर वाले को। यहाँ पर नोटिस करा इंसिडेंट रे तो पैरेलल है, रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल नहीं है। क्वेश्चन आया क्या इरेगुलर रिफ्लेक्शन में, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन में एंगल आई इक्वल टू एंगल आर नहीं होता? गलत। इरेगुलर रिफ्लेक्शन में भी एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। क्यों नहीं होता? बिल्कुल होता है। यानी कि इरेगुलर में अगर मुझे प्रूव करना है ना कि भाई लॉस कैसे सैटिस्फाई है, ध्यान से देखो। अगर मैं ये वाला केस लूं, ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है, ये सपोज मैं सरफेस बनाऊं, ऑब्वियसली ऐसा सरफेस तो लोगे नहीं, फिर सरफेस ये हुआ, सरफेस के लॉन्ग 90 डिग्री आप बनाओगे, ऐसा कुछ बनेगा। इस केस में आई इक्वल टू एंगल आर बिल्कुल आएगा। क्यों नहीं आएगा? तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो चाहे रेगुलर रिफ्लेक्शन हो, लॉस तो हमेशा ही वैलिड होंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर नॉट वैलिड, वो हमेशा ही वैलिड होंगे, जो मर्जी केस हो। समझ आया? तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर ऑलवेज वैलिड। बस फर्क ये है रेगुलर और इरेगुलर में। रेगुलर में इंसिडेंट भी रेज भी पैरेलल, रिफ्लेक्टेड भी पैरेलल, और इरेगुलर में सिर्फ इंसिडेंट रेज पैरेलल है, रिफ्लेक्टेड पैरेलल नहीं है, बट लॉस सैटिस्फाइड है। समझ आया? हर एक केस में चाहे प्रूफ करके देख लो, आई इक्वल टू एंगल आर आएगा ही आएगा। क्लियर है? ये मैंने मिरर थोड़ी लिया है, ऐसे रैंडम कोई भी शाइनी सरफेस ले लिया, जरूरी थोड़ी अक्षय कुमार मिरर ही होता है, कोई भी शाइनी सरफेस भी हो सकता है ना। चलो अब ये देख लो आप एक बार, जल्दी से रीड करना जी। रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ पॉलिश्ड सरफेस इज रेगुलर, रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ रफ सरफेस इज इरेगुलर। पैरेलल रेज रिमेन पैरेलल, मतलब रिफ्लेक्टेड रेज इंसिडेंट रेज पैरेलल थी, रिफ्लेक्टेड भी पैरेलल होगी। पैरेलल रेज यानी इंसिडेंट रेज डज नॉट रिमेन पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन। यही तो पढ़ाया मैंने आपको, यही पढ़ाया। दोबारा एक और देख लेते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन अकर्स एट द सरफेस ऑफ प्लेन सरफेस लाइक अ प्लेन मिरर, यानी स्मूथ। रिफ्लेक्टेड रेज आफ्टर रेगुलर रिफ्लेक्शन आर पैरेलल। डन है। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन अकर्स एट द सरफेस ऑफ अ रफ सरफेस लाइक कार्डबोर्ड। रिफ्लेक्टेड रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन आर नॉट पैरेलल। क्लियर है जी? आगे देख लो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड इन बोथ द केसेस। लॉज तो दोनों में ही वैलिड है। क्लियर है जी? सभी को क्लियर है? अभिषेक कुछ नहीं है इसमें मुश्किल। रेगुलर रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट रेज देखना जी, क्वेश्चन आंसर बताना। गेट्स
इवन इफ दैट नो डायरेक्ट सनलाइट फॉल्स। अच्छा देखो, अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन होए, इंसिडेंट रेज पैरेलल है, रिफ्लेक्टेड भी पैरेलल है, सिर्फ इतनी सी रोशनी आए एक ही डायरेक्शन में, बट इरेगुलर में लाइट की रेज हर डायरेक्शन में जा रही है, तो पूरे रूम में जगमगाहट किसके कारण होगी? इरेगुलर के कारण होगी। अभी कर रहे हो, पहली स्टेटमेंट यही लिखी, ड्यू टू डिफ्यूज और इरेगुलर रिफ्लेक्शन इवन क्लोज्ड रूम गेट्स लाइट। बिल्कुल सही है जी, कुछ गलत नहीं है इसमें। स्टेटमेंट सेकंड है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन डज नॉट फॉलो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्यों भाई? दोनों ही फॉलो करती है, चाहे रेगुलर रिफ्लेक्शन हो चाहे इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो, लॉज तो दोनों ही फॉलो करती है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, आंसर इज सी। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। समझ आया? बच्चों को लगता है कि रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल नहीं है तो लॉज एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं है? लॉज तो तब भी एप्लीकेबल है। समझ आया? कोई डाउट तो नहीं किसी को? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। ऐसे नहीं करा रही हूं आपको, बस 2-3 चीजें बता रही हूं जो सुन लेना। मिरर्स तो मैं कल ही पढ़ाऊंगी, आज नहीं पढ़ाऊंगी। आज बस आप मेरी बात 2-3 सुन लो जो आपके बड़े काम की चीज है, ठीक है? अच्छा, अगर मैं अपने आप को मिरर में देखूं, मैं क्या हुई? ऑब्जेक्ट है ना। मैं सामने किसको देखूंगी? इमेज को। डन है? तो इमेज बनती कब है? इमेज तब बनती है व्हेन रिफ्लेक्टेड रेज मीट। जब भी रिफ्लेक्टेड रेज मीट करती है तब जाकर इमेज बनती है। अगर रिफ्लेक्टेड रेज मीट नहीं करी, इमेज नहीं बनेगी। तो रिफ्लेक्टेड रेज के मीट करने पर, ओनली रिफ्लेक्टेड नॉट इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड रेज के मीट करने पर इमेज बनती है। डन है? आप बोलोगे क्या 2 रेज के मीट करने से इमेज बन जाएगी? हाँ, 2 एक से तो बन नहीं सकती, 2 से बन जाएगी, 4 बन जाएगी, 1000 बन जाएगी। जितनी ज्यादा रेज मीट करेंगी उतनी ज्यादा ब्राइट इमेज बनेगी, जितनी कम रेज उतनी डिम इमेज। 2 रेज के मीट करने से भी इमेज बन जाएगी। मिनिमम कितनी रेज चाहिए मीट इमेज बनाने के लिए? 2 है ना। मीट करवाने तो 2 ही से मीटिंग होती है ना, एक तरीके से 4 से भी होती है, 1000 से भी होती है, बट बस कहने का मतलब है मिनिमम 2 रेज भी हो ना तो भी इमेज बन जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास अगर इमेज बनी, तो कैसी बन सकती है? इमेज कैसी हो सकती है? इमेज मैग्नीफाइड भी हो सकती है। मैग्नीफाइड मींस बड़ी, लार्ज। ठीक है, मैग्नीफाइड का एक और नाम है एनलार्ज्ड। किसके कंपैरिजन में बड़ी या छोटी? ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बता रही हूं। इमेज बड़ी भी बन सकती है, किससे बड़ी? अरे ऑब्जेक्ट से बड़ी। और इमेज सेम साइज की भी बन सकती है। इमेज डिमिनिश भी बन सकती है। डिमिनिश्ड मींस छोटी। समझ आया? सभी को क्लियर है? इंसिडेंट क्यों नहीं? इंसिडेंट के मीट करने से क्या होगा? आफ्टर रिफ्लेक्शन होगा ना इमेज को जो फॉर्म होगी। तो आपके पास इमेज कब बनती है? जब रिफ्लेक्टेड रेज मीट करती है। कोई भी 2 रेज भी मीट करेंगे तो इमेज बन जाएगी। इमेज या तो बड़ी बन सकती है ऑब्जेक्ट से, या तो छोटी, या तो सेम। और इवन इमेज जो है वो इन्वर्टेड भी बन सकती है या इरेक्ट भी बन सकती है। इन्वर्टेड मींस उल्टी, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इस तरीके से इमेज बनी ऐसे उल्टी। इरेक्ट मींस सीधी, ऑब्जेक्ट भी सीधा, इमेज भी सीधी। समझ गए? तो इरेक्ट मींस सीधा, अनइन्वर्टेड मींस उल्टी। क्लियर है जी? हाँ, जितनी ज्यादा रेज मीट करेंगे उतनी ज्यादा ब्राइट यानी इंटेंसिटी की इमेज होगी। ये बेसिक बता रही हूं मैं आपको भी, ये तो पता ही होना चाहिए। इमेज कब बनेगी? जब रिफ्लेक्टेड रेज मीट करेंगी। इमेज कैसी बनेगी? जैसे मर्जी बन सकती है, छोटी बड़ी सेम साइज की, सीधी उल्टी, है ना। क्लियर है सभी को? इतना क्लियर है? सभी को इतना क्लियर है? चलो एक और बात बड़ी ध्यान से सुनना। चलो वो कल ही कराऊंगी, आगे नहीं कराऊंगी। वर्चुअल रिएक्ट से कल शुरू करेंगे, फिर मिरर्स कंप्लीट कर लेंगे, प्लेन मिरर के बारे में। आगे आपके पास 2 और चीजें हैं कि आपके पास इमेज वर्चुअल भी बन सकती है, रियल भी बन सकती है। ये डिमिनिश, मैग्नीफाइड एंड लार्ज तो समझ आया, साइज के लिए था। इन्वर्टेड, इरेक्ट समझ आया कि सीधी की उल्टी, उससे रिलेटेड था। ये रियल वर्चुअल क्या है? रियल वर्चुअल तो पता होना चाहिए हमें क्या है। ध्यान से देखना, मैं आपको रिफ्लेक्शन भी पढ़ा चुकी हूं ना, ध्यान से देखना। सपोज मेरे पास ये कोई भी शाइनी सरफेस है, ये सपोज मेरे पास प्लेन मिरर है, ऐसी रखो। ठीक है, मेरे पास सपोज लाइट की रे आई, ये कौन सी लाइट की रे हुई? इंसिडेंट रे। क्या ये रिफ्लेक्ट करेगी? हां, लो जी रिफ्लेक्ट कर गई, ये बन गई रिफ्लेक्टेड रे। डन हो गया? सभी को क्लियर? मेरे पास एक और इंसिडेंट रे आई, आ भी सकती, क्यों नहीं आ सकती? बहुत सारी इंसिडेंट रे आती हैं। मेरे पास एक और इंसिडेंट रे आई इस तरीके से। क्या ये भी रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी? बिल्कुल कर जाएगी। ये भी रिफ्लेक्ट बैक कर गई इस तरीके से। क्या ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज आपस में आपको मीट करती हुई दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही। ये 2 रिफ्लेक्टेड रेज आपस में मीट नहीं कर रही। अरे पर मैंने आपको कल ही बताया था कि इमेज तो तब बनेगी जब रेज मीट करेंगी, तभी इमेज फॉर्म होती है जब रिफ्लेक्टेड रेज मीट करती हैं। अगर रिफ्लेक्टेड रेज मीट नहीं करेंगी, इमेज नहीं बनेगी। इमेज कभी ही बनती है जब रिफ्लेक्टेड रेज मीट करती हैं। तो यहाँ पर ये 2 रिफ्लेक्टेड रेज मीट तो कर ही नहीं रही है, तो इमेज कैसी बनेगी? इमेज को बनाने के लिए मुझे इन रेज को कुछ ऐसे कहीं जाकर मिलवाना पड़ा। खुद ब खुद रेज नहीं मिली, मुझे मिलवाना पड़ा, मुझे इमेजिन करना पड़ा, मुझे शो करके दिखाना पड़ा। ऐसी इमेज जो खुद ब खुद रेज के मीट करने से नहीं मिलती, बनती, हमें मिलवानी पड़ती है। ऐसी इमेज को हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। याद रखना, कहीं पर भी वर्चुअल लिखा हो, इट मींस रेज खुद ब खुद मीट नहीं कर रही, हमें करवानी पड़ रही है। क्लियर है जी? सभी को क्लियर? इसमें तो कोई डाउट नहीं है, याद रहेगा हमेशा ये। यानी कि जो भी हमारे पास इमेज बनती है, या तो वो बन सकती है छोटी, बड़ी या सेम साइज की, ये तो साइज के ऊपर था। या तो वो बन सकती है सीधी या तो उल्टी, ये तो वो था कि इमेज सीधी है कि उल्टी है। या तो बन सकती है इमेज वर्चुअल या बन सकती है रियल। ये वर्चुअल रियल किससे रिलेटेड है? वर्चुअल रियल रिलेटेड है कि रेज आपस में मीट कर रही है, खुद ब खुद की नहीं कर रही। जब रेज खुद ब खुद मीट नहीं करती, तब जो इमेज बनती है वो बनती है आपके पास वर्चुअल, जैसे कि मैंने आपको शो किया। कोई डाउट इसमें? एक और कंसेप्ट करते हैं, एक और मैं आपको शो करके दिखाती हूं। अभी के लिए कैसा हुआ कैसे नहीं वो लेना देना नहीं है, बस आप एक एग्जांपल देख लो। ठीक है, मेरे पास सपोज लाइट की रे आई इस तरीके से। ठीक है, 2 लाइट की रेज आई। ठीक है, मैंने नोटिस करा लाइट की रेज जो है ये रिफ्लेक्टेड रे हुई ना, और ये वाली इंसिडेंट, ये वाली रिफ्लेक्टेड रे और ये वाली रिफ्लेक्टेड रे खुद ब खुद यहां मीट कर गई। अब यहां पर इस एग्जांपल में जो मैंने आपको दिखाया, बस एग्जांपल पर फोकस करो, कैसे आया कैसे नहीं, इस पे फोकस मत करो। आपने इस एग्जांपल में देखा कि भाई रेज तो खुद ब खुद ही मीट कर गई। ऐसी रेज जो खुद ब खुद मीट करने पर इमेज बनाए, ऐसे केस में जो इमेज बनती है उसको बोलते हैं रियल इमेज। और पीछे खुद ब खुद मीट नहीं करी थी, मुझे उनको पुल बैक करके ऐसे सपोज करके इमेजिन करके मीट करवाना पड़ा, ऐसे केस में जो इमेज बनती है उसको बोलते हैं वर्चुअल। कोई डाउट इसमें? सभी को क्लियर है? बच्चे वॉइस लो होगी। ठीक है, ये मैं दूसरे स्टूडियो से क्लास ले लूं और यहाँ पर डिफरेंस देख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखना जी, अ रियल इमेज इज फॉर्म्ड ड्यू टू एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। अ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन द रिफ्लेक्टेड रेज मीट इफ दे आर प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड। यानी जब हम मीट करवाने की कोशिश करेंगे या हम मीट करवा के दिखाएंगे तब जाके इमेज बनेगी, अदरवाइज इमेज नहीं बनेगी। एक और चीज आपको याद रखनी है कि जो भी इमेज रियल होती है ना, वो हमेशा इन्वर्टेड भी होती है। इन्वर्टेड मींस उल्टी, है ना। और जो भी वर्चुअल इमेज होती है वो आपके पास इरेक्ट भी होती है, याद रखना। समझ गए? सभी को क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? सभी को क्लियर है? बहुत ही बढ़िया।
आगे देखना, अ रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। अगर आप स्क्रीन पर इमेज प्रोड्यूस करवाओगे ना, रियल इमेज ही दिखाई देगी स्क्रीन पर, कभी भी वर्चुअल इमेज स्क्रीन पर दिखाई नहीं देती। वही लिखा है, अ रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, अ वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। समझ आया सभी को? सभी को क्लियर है? ये याद रहा? आज की क्लास में मैंने क्या क्या पढ़ाया, कल की क्लास में जितना पढ़ा था ना एंडिंग में, वहां से रिलेटेड अभी तक बता देती हूं। मैंने कहा आपकी इमेज तभी बनेगी, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज ना, आप ऑब्जेक्ट को कंसीडर किए जाते हैं मिरर के आगे, किसी की भी इमेज तभी ही बनती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज तभी बनती है जब रिफ्लेक्टेड रेज आपस में मीट करें। अगर वो मीट नहीं करेंगे, इमेज नहीं बनेगी। फिर मैंने कहा ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज उल्टी भी हो सकती है, सीधी भी हो सकती है, ये तो हाइट से रिलेशन हो गया कि सीधी की उल्टी। फिर मैंने कहा इमेज साइज से रिलेटेड छोटी बड़ी सेम साइज की हो सकती है। फिर मैंने कहा रेस के अकॉर्डिंग मीट कर रही है कि नहीं कर रही है, उसके अकॉर्डिंग भी इमेज वर्चुअल भी हो सकती है, रियल भी हो सकती है। रियल मींस खुद मीट कर रही है रेस, वर्चुअल मींस हम मीट करवा रहे हैं, एक्चुअल में खुद मीट नहीं कर रही। क्लियर है सभी को? समझ? कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, वर्चुअल कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। रियल को हम इन्वर्टेड भी कहते हैं, मतलब रियल को इन्वर्टेड कहने का मतलब है रियल जो भी इमेज होती है वो इन्वर्टेड भी होती है। रियल मतलब रेस खुद ब खुद मीट कर रही है, इन्वर्टेड मींस जो रियल इमेज बनती है वो उल्टी बनती है। वर्चुअल के साथ हम इरेक्ट भी लगाते हैं, जो भी वर्चुअल इमेज बनती है वो हमेशा सीधी बनती है। क्लियर है? देखो यहाँ पर शो भी कर रखा है रियल वर्चुअल के बारे में, ठीक है? या भी आपको समझ नहीं आएगा कि आपको डायग्राम नहीं समझ आ रही होगी कि क्या बना दिया है ना, तो मैं बोलूंगी भी नहीं समझो, आपको जितना मैंने बताया उससे क्लियर हो गया होगा, ठीक है? हमारे पास दो तरीके के मिरर प्रेजेंट है। हमारे पास दो तरीके के मिरर होते हैं, एक होता है जी हमारे पास प्लेन मिरर, ठीक है जी, एक होता है हमारे पास स्फेरिकल मिरर, ठीक है जी, इसको बोलते हैं प्लेन मिरर। ऐसा कुछ मिरर है। पॉलिशिंग पता है ना आपको क्यों करते हैं? ताकि रिफ्लेक्शन हो, अदरवाइज तो लाइट उसके अंदर ही चली जाती है, मीडियम के अंदर, ग्लास के अंदर। तो ग्लास और मिरर में यही डिफरेंस होता है कि ग्लास के अंदर लाइट जाती है और मिरर से रिफ्लेक्ट बैक होकर आती है। इतना तो क्लियर है? ये भी क्या प्लेन मिरर हुआ? हाँ बिल्कुल सीधा है, स्मूथ है। क्या ये भी प्लेन मिरर हुआ? हाँ हाँ, कोई फर्क नहीं है, ये भी प्लेन मिरर हुआ। रही बात स्फेरिकल मिरर की, स्फेरिकल मिरर दो तरीके के होते हैं, एक होता है जी कॉनकेव मिरर, एक होता है जी कॉन्वेक्स मिरर। अभी कॉनकेव कौन सा, कॉन्वेक्स कौन सा, ये पढ़ते हैं। एक होता है जी कॉनकेव मिरर, एक होता है जी कॉन्वेक्स मिरर। इतना क्लियर है? शेप बना दूं? चलो, प्लेन तो समझ आया, कॉनकेव भी देख लेते हैं। कोई भी मिरर जिसकी शेप ऐसी कुछ हो, कर्व्ड, बाहर की तरफ निकला हुआ, बल्ज आउट, और पॉलिशिंग भी बाहर की तरफ हो, ऐसे मिरर को कहते हैं हम कॉनकेव मिरर। याद जैसे मर्जी ट्रिक से रख लो, मैंने तो ऐसी ट्रिक से रखा है कि केव बड़ी होती है और केव के बाहर कांटे लगे ताकि केव के अंदर कोई ना आए, तो ये कांटों को पॉलिशिंग समझ लो, केव बना लो इस तरीके से, तो ये हो गया कॉनकेव मिरर। अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात करूं तो होता है ऐसा, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में पॉलिशिंग अंदर वाले सरफेस पे की जाती है, कॉनकेव मिरर में पॉलिशिंग बाहर वाले सरफेस पे की जाती है। क्लियर हुआ? वेरी गुड पायल चौहान, मेरा बहुत मन है कि मैं इन फ्यूचर कभी जाऊं, अब इसको आप ही जाइए। थैंक यू फॉर आस्किंग। क्लियर हुआ? कॉनकेव मिरर की शेप याद रहेगी, कॉन्वेक्स मिरर की शेप याद रहेगी। सभी को इतना डन, सभी को इतना क्लियर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। क्लियर है? आगे चलें मैं पढ़ने में। चलो, अच्छा कॉनकेव मिरर बनाया, कॉनकेव मिरर की टर्म्स एंड कन्वेंशंस पढ़ते हैं। ये मैंने क्या बनाया, कॉनकेव मिरर ऐसा ही था, बल्ज आउट, पॉलिशिंग बाहर की तरफ, लो जी बना दिया ये कॉनकेव मिरर। डन है? कोई डाउट तो नहीं? अच्छा, क्या मैं मानकर चल सकती हूँ ये जो कॉनकेव मिरर था ये कोई बड़े से स्फेरिकल मिरर का हिस्सा रहा होगा? बिल्कुल, ऐसा तो है नहीं, एक्चुअली में ऐसे ये डिस्क कर रहा होगा, ये कोई बड़े से स्फेरिकल मिरर का हिस्सा रहा होगा या स्फेरिकल ग्लास का हिस्सा रहा होगा, उसमें से हमने इतना ही पोर्शन ले लिया होगा, उसको पॉलिश कर दिया होगा, ऐसा बोल सकते हैं ना? मान सकते हैं ना? agree कर रहे हो ना इस बात पे? अगर मैं इसको स्फेरिकल शेप का कंसीडर कर रही हूँ, क्या स्फीयर का भी सेंटर होता है? बिल्कुल होता है, तो मुझे इसको भी सेंटर मानना पड़ेगा, बिल्कुल मानना पड़ेगा। मैंने कोई इमेजिनरी लाइन सपोज करी जो कि इसके सेंटर से पास ऑन कर रही है और पोल को भी एक पॉइंट पर कट और मिरर को भी एक पॉइंट पर कट कर रही है। ये जो इमेजिनरी लाइन कंसीडर करी इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। दोबारा बताती हूँ, मैंने कॉनकेव मिरर लिया ऐसी शेप का, अब नेचर में ऐसे तो एग्जिस्ट कर नहीं रहा होगा, किसी स्फेरिकल ग्लास या मिरर का हिस्सा होगा ये, उसमें से इसको निकालना होगा, तो मैंने उसको स्फेरिकल ग्लास या मिरर को कंप्लीट कर दिया। अगर स्फीयर शेप का ग्लास या मिरर है तो उसका कुछ ना कुछ सेंटर होगा, तो मैंने सेंटर बना लिया। अग्री? एक इमेजिनरी लाइन पास ऑन कराई जो कि इसके सेंटर में से पास ऑन कर रही है और इस मिरर को यहाँ पर काट रही है। जिस पॉइंट पर ये मिरर को यहाँ पर काट रही है, इस पॉइंट को बोलते हैं पोल, कैपिटल पी से डिनोट करते हैं, और ये क्या हुआ? सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ। इतना डन, इसी में तो कोई डाउट नहीं है, सभी को क्लियर है? एक और बात, ये जो मैंने येलो पोर्शन लिया मिरर का या ग्लास का बोल देते हैं, चलो, जितने पोर्शन को पॉलिश करते हैं रिफ्लेक्शन तो उतने से ही होती है, सभी अग्री कर रहे हैं? तो इस येलो वाले पोर्शन को बोलते हैं अपर्चर। तो अपर्चर बेसिकली वो हिस्सा है जहां से रिफ्लेक्शन होगी या जिसको हमने पॉलिश किया, दोनों में से कोई भी कह दो, जितने को पॉलिश किया रिफ्लेक्शन तो उतने से ही होती है ना, तो जो मर्जी कह दो, कोई डाउट इतने में? कोई डाउट? सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर? गुड। स्फेरिकल मिरर लिया, सेंटर बनाया, एक लाइन पास ऑन कराई, प्रिंसिपल एक्सिस ने इस अपर्चर को एक पॉइंट पे कट किया जिसको कह दिया हमने पोल। डन। चल, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, सभी मान रहे हैं, और क्या वो डिस्टेंस कैपिटल आर दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होगा? बिल्कुल होगा, यही तो होता है, ये तो सर्कल में होता है, ये सर्कल या स्फीयर में है ना। अब मैंने क्या किया, एक और पॉइंट लिया जो कि लाई कर रहा है एग्जैक्टली इन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। एक पॉइंट लिया जो कि एग्जैक्टली इन दोनों के सेंटर के बीच में लाई कर रहा है। इस पॉइंट को बोला प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस पर लाई कर रहा है, इसलिए प्रिंसिपल फोकस। इसको बोलते हैं जी हम प्रिंसिपल फोकस। एग्जैक्टली सेंटर पर लाई करता है ये बिटवीन सी एंड पी। कोई डाउट इतने में? सभी को क्लियर है? ठीक है, ये जो फोकस है और ये जो पोल है, इन दोनों के बीच में भी तो कुछ डिस्टेंस है, तो यस, फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं फोकल लेंथ और डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से। ये कैपिटल एफ तो पॉइंट है, स्मॉल एफ कोई डिस्टेंस है। अगर ये एफ हुआ, ये भी तो एफ हुआ, क्योंकि कैपिटल एफ तो सेंटर में लाई कर रहा है, तो यस, आर इक्वल्स टू 2f होता है। सभी को क्लियर है? अब आप में से कुछ बच्चों के दिमाग में ये आया होगा कि भाई अगर ये एफ है तो इसको भी तो फोकल लेंथ बोलो, पर नहीं बोलते, क्योंकि जो भी हम ऑप्टिक्स में डिस्टेंस मेजर करते हैं वो सभी डिस्टेंस हम पोल से मेजर करते हैं, जैसे पोल से सेंटर, पोल से फोकस, कोई भी डिस्टेंस हम ऐसे मेजर नहीं कर सकते, तो इसलिए सेंटर और फोकस के बीच की लेंथ को हम फोकल लेंथ बोलेंगे नहीं। बेशक वो बराबर फोकल लेंथ की होगी, बट हम उसको बोलेंगे नहीं। हाँ, अपर्चर बेसिकली लेंथ ही होगी।
कोई डाउट इसमें? सभी को क्लियर है? मैंने कॉनकेव मिरर लिया, इमेजिन किया कि कोई वो बड़े से स्फेरिकल ग्लास या मिरर का हिस्सा होगा, ठीक है? जितने मिरर को हम पॉलिश करते हैं उतने से रिफ्लेक्शन होती है, उसको हमने अपर्चर कह दिया। एक सेंटर लिया, जैसे स्फीयर का सेंटर होता है, वो सेंटर ले लिया, सेंटर से पोल तक के डिस्टेंस को रेडियस कह दिया, सेंटर और पोल के एग्जैक्टली सेंटर में एक पॉइंट बनाया जिसको कह दिया फोकस, फोकस से पोल तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ, सेंटर से पोल तक का डिस्टेंस रेडियस। सभी को समझ आया? कोई डाउट इसमें? सभी को क्लियर है? R = 2FD कह दिया, डन है? क्लियर है सभी को? क्लियर? ये कौन सा मिरर का किया मैंने? वैसे कॉनकेव मिरर का किया है, ठीक है जी। अब किसका करके दिखाऊं? कॉन्वेक्स मिरर का करके दिखाती हूं, क्लियर है? याद रहेगा ये सब चीजें, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं जी कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर। कॉन्वेक्स मिरर कैसा था? ऐसा कुछ था, है ना? पॉलिशिंग ऐसी कुछ थी। अगर मैं इसको किसी बड़े से मिरर का या ग्लास का हिस्सा मान रही हूं तो फिर ये तो ऐसे कंप्लीट होगा, इस तरह। हाँ बिल्कुल इस तरह कंप्लीट होगा। अगर मैं इसको नोटिस करूं तो इसका सेंटर तो यहां कहीं बनेगा, तो बिल्कुल यहां कहीं बनेगा, बिल्कुल यहीं बनेगा। अगर मैं इसमें से प्रिंसिपल एक्सिस को पास कराऊं तो वो तो ऐसे ही बनेगी। चलो ये ले लिया सेंटर, हाँ तो वो पोल यहां बना। ये येलो कितना पोर्शन हो गया? अपर्चर। प्रिंसिपल एक्सिस जहां पर अपर्चर को कट कर रही है उसको क्या बोला था? पोल, तो बना लिया पोल। ये क्या हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कौन सा पॉइंट लिया था? फोकस, तो ये क्या हो गया? कैपिटल एफ, फोकस। पोल और कैपिटल एफ के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? स्मॉल एफ, फोकल लेंथ। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? कैपिटल आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। डन, खत्म कहानी। कौन सा? ये कॉन्वेक्स मिरर है। क्या है जी सभी को? बच्चे अपर्चर बेसिकली उतना रीजन ऑफ बोल दो मिरर का, ठीक है? जितने को आपने पॉलिश किया उतने रीजन ऑफ ग्लास बोल दो, जितने को आपने पॉलिश किया है, या फिर बोल दो जितने से रिफ्लेक्शन हो रही है। क्लियर है? ठीक है सभी को? क्लियर? समझ आया? तो कॉनकेव में कुछ अलग शेप थी, ऐसा कुछ थी, तो उस तरफ आ रहे थे फोकस वगैरह, और कॉन्वेक्स की कुछ शेप ऐसी है तो इस तरफ आ रहा है। डन, सभी को क्लियर? क्लियर है? चलो यहां पर कुछ टर्म्स लिखी हैं, पढ़ना जरा जल्दी से। टर्म्स पढ़ लो। सेंटर ऑफ कर्वेचर, द पॉइंट इन द सेंटर ऑफ द मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस इमेजिनरी लाइन जो कि पास ऑन कराई, पोल मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर, अपर्चर इज द पॉइंट फ्रॉम व्हिच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली हैपेंस। बेसिकली उतना पोर्शन ऑफ मिरर जितने से रिफ्लेक्शन हो रही है, बेसिकली जितने को पॉलिश किया उतने से ही तो रिफ्लेक्शन हुई ना, ठीक है? क्लियर है जी? चलो आगे देखना प्रिंसिपल फोकस। अच्छा प्रिंसिपल फोकस की मैंने आपको डेफिनेशन नहीं बताई, बस मैंने इतना कहा कि आपके पास पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में एक पॉइंट लाई कर रहा है, उस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं, बस इतना कहा ना। बट एक्चुअल में प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन नहीं होती। क्या डेफिनेशन होती है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं क्योंकि अभी आपको समझ नहीं आएगी ये बात। क्लियर है जी? सभी को क्लियर है? गुड। चलो आगे फोकल लेंथ क्या लिखी? डिस्टेंस बिटवीन दी फोकस एंड दी पोल। सभी को क्लियर है? गुड। चले जी आगे। लगे हाथ में आपको कन्वेंशंस भी पढ़ा देती हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। चलो कन्वेंशंस देख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है अर्पित सर की क्लास है 30 मिनट्स में, पता है जी, मुझे यही सही लेनी है उन्होंने, पता है मुझे, कोई बात नहीं, छोड़ दूंगी 5-6 मिनट पहले। देख लो बस कन्वेंशंस कराने दो, प्लेन मिरर बाद में कर लेंगे, बस कन्वेंशंस के लिए, ठीक है? कौन सी करें कन्वेंशंस? कॉनकेव मिरर की करते हैं। लो जी मैंने कॉनकेव मिरर लिखा और मैं कॉनकेव मिरर बना भी लेती हूं, ठीक है? मैंने बना लिया जी ये कॉनकेव मिरर, ऐसा ही था, है ना? केव की तरह बाहर बल्ज आउट, पॉलिशिंग आउटर सरफेस, है ना? यही था। ये क्या था? प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या था? पोल। ये क्या था? फोकस। ये क्या था? सेंटर ऑफ कर्वेचर। डन। फोकल लेंथ क्या थी? इतने डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहा था, इतने डिस्टेंस को हमने रेडियस कहा था। डन है? इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी को, कोई कंफ्यूजन नहीं, नथिंग, राइट? डन। चलो ध्यान से देखो। क्या मैं सपोज कर सकती हूँ ये कि ये जो पोल है ये ओरिजिन पर लाई कर रहा है? सपोज कर सकती हूँ कि ये जो पोल है ये ओरिजिन पर लाई कर रहा है। अगर मैं सपोज करूं कि जो पोल है ये ओरिजिन पर लाई कर रहा है तो मैथ्स में जैसे एक्सिस बनाते हो तो यहां बन सकते हैं। ये कौन सा एक्सिस बना? प्लस वाई। ये कौन सा बना? माइनस वाई। अग्री? ये कौन सा बना? माइनस एक्स। ये कौन सा बना? प्लस एक्स। सभी अग्री कर रहे हैं? अगर ये इसके अकॉर्डिंग मैं देखूं तो मैंने तो ये चीज नोटिस करी कि जो फोकल लेंथ है कॉनकेव मिरर की वो तो माइनस एक्स पर आ रही है, तो क्या कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है? बिल्कुल होती है। याद रखना हमेशा कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ होती है नेगेटिव। डन है? सभी को क्लियर? इसमें तो कोई डाउट नहीं, सभी को क्लियर? हमारे पास एक और टर्म आती है यू। यू होता है स्मॉल यू, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ऑप्टिक्स में जितनी भी डिस्टेंस लेते हैं सभी डिस्टेंस पोल से लेते हैं। यू क्या हुआ? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। सपोज ऑब्जेक्ट यहां पर है सी पर, तो यू कितना हुआ? सी और पी के बीच का डिस्टेंस। सपोज ऑब्जेक्ट यहां पर है तो यू कितना हुआ? यहां पर जो ऑब्जेक्ट है वहां से लेके पोल तक का डिस्टेंस, दैट इज यू। और मैं आपको बता दूं हमेशा पूरी ऑप्टिक्स में जो मर्जी आप पढ़ लो, जहां पर भी लेंथ पढ़ लो, जो मर्जी पढ़ लो, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर कंसीडर किया जाता है, यानी कि ऑब्जेक्ट को हमेशा माइनस एक्स पर रखा जाता है, हमेशा। यानी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम पोल हमेशा नेगेटिव होता है, हमेशा ही होता है, हमेशा नेगेटिव। मैंने यहाँ पर स्टार लगा रही हूँ कि ऐसा हमेशा ही होता है। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ होती है नेगेटिव, कॉन्वेक्स की कुछ और भी हो सकती है, तो मैंने उस पर स्टार नहीं लगाया। बट यू यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा, चाहे जो मर्जी मिरर हो, जो मर्जी लेंस हो, हमेशा ही ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम पोल इज टेकन एज नेगेटिव। डन। अच्छा अगर मैं आर की बात करूं रेडियस की, वो भी तो नेगेटिव है, माइनस एक्स पर आ रहा है। डन। चलो एक और टर्म होती है आपके पास वी, दैट इज डिस्टेंस ऑफ इमेज। इमेज कहां बन रही है? अरे ऑब्जेक्ट तो इमेज तो बनेगी, इमेज कहां बन रही है? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। अब वो तो कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, हो सकता है माइनस एक्स पर बने, हो सकता है प्लस एक्स पर, मुझे नहीं पता, तो मैं उसके लिए अभी क्वेश्चन मार्क लगा रही हूं कि मुझे नहीं पता। वैसे तो मुझे तो पता है कॉनकेव की नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकती है, बट क्योंकि आपको केसेस नहीं पता और वो रटने वाली बात हो जाएगी अगर मैंने आपको अभी बताई, तो वो मैं बता नहीं रही। जो समझने वाली चीजें हैं वो मैं आपको बता रही हूं, ठीक है? एक और टर्म आती है आपके पास HO, दैट इज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज या फिर हाइट। अगर मैं ऑब्जेक्ट हूं या आप ऑब्जेक्ट हो, मिरर के आगे खड़े हो, अगर मुझे आपकी साइज या हाइट मेजर करनी है तो मैं प्लस वाई या माइनस वाई के थ्रू मेजर कर सकती हूं। हाइट तो वर्टिकल हुई ना, तो वो तो प्लस वाई या माइनस वाई के थ्रू करूंगी। और ऊपर से अगर मैं ऑब्जेक्ट हूं या आप ऑब्जेक्ट हो, आपको अपने आप को देखना मिरर में, तो आप अपने आप को उल्टा रखोगे नहीं ना, सीधा रखोगे ना, तो हम हमेशा ऑब्जेक्ट को सीधा मानकर चलते हैं, यानी कि हाइट या फिर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है।
अगर मैं बात करूं हाइट या फिर साइज ऑफ इमेज यानी कि एचआई, वो पता नहीं, क्योंकि इमेज तो इन्वर्टेड भी हो सकती है, रियल भी हो सकती है, जैसे मर्जी हो सकती है, वो मुझे नहीं पता, उसके लिए मैं अभी क्वेश्चन मार्क लगा दूंगी। वी और एचआई हमें नहीं पता, वो हम केसेस के थ्रू देखेंगे। तो एचआई जैसे है क्या, साइज या फिर हाइट ऑफ इमेज। इतने में किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बता दो, जल्दी से बता दो। इतने में किसी को कुछ भी डाउट हो तो बोलो बच्चे। सभी को क्लियर है, सब चीजें समझ आई। वी और एचआई नहीं पता, मैंने बताया भी नहीं है अभी, ठीक है, वो केसेस के थ्रू बताऊंगी, अभी नहीं बता रही हूं, क्योंकि अगर मैंने अभी आपको बताया ना तो रीजन तो होगा नहीं कि क्यों आया नेगेटिव या पॉजिटिव, तो आपको रटोगे, और मैं नहीं चाहती कि आप ये सब चीजें रटो। मैं चाहती हूं बस आप समझो, आपके दिमाग में फिर रह जाए, क्योंकि समझ के करते हैं तो समझ आती भी है, फिर रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्लियर है सभी को? तो मैंने आपको कॉन्केव मिरर की कन्वेंशन बता दी। एफ होता है नेगेटिव, आर होता है नेगेटिव, यू तो खैर हमेशा ही नेगेटिव होता है, एच ओ तो खैर हमेशा ही पॉजिटिव होता है, स्टार लगा दिया मैंने। वी और एच आई पता नहीं, वो तो निकाल के देखना पड़ेगा। अगला कौन सा है जी, कॉन्वेक्स मिरर। ये जी हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर लिख दिया मैंने, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर बना भी लेती हूँ। ये मेरे पास कॉन्वेक्स मिरर था, ये इसकी शेप थी, ऐसा ही कुछ था, है ना। ये क्या लिया था मैंने, प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या लिया था पोल, ये क्या लिया था फोकस, ये क्या लिया था सेंटर ऑफ कर्वेचर, डन, ऐसा ही था। ये क्या थी जी हमारी फोकल लेंथ, ये क्या था हमारा रेडियस, डन है जी, ठीक है। क्या इसमें भी मान सकती हूँ मैं कि ये जो मेरे पास पोल है ये ओरिजिन पर लाई कर रहा है? बिल्कुल मान सकते हैं कि जो पोल है वो ओरिजिन पर लाई कर रहा है। तो ये कौन सा एक्स हुआ, प्लस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स। ये मैंने क्या नोटिस करा कि कॉन्वेक्स मिरर में जो फोकल लेंथ है वो तो प्लस एक्स पर आ रही है, ऐसा ही होता है। तो कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है, आपके सामने है, क्यों? क्योंकि वो प्लस एक्स एक्सिस पर आ रही है, और जो रेडियस होता है वो भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सारा का सारा डिपेंड करता है वी एंड एच आई पर, जो कि हमें पता ही नहीं। हाँ, बट यू और एच ओ तो पता है, यू तो हमेशा क्या लेते हैं, नेगेटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा क्या लेते हैं, पॉजिटिव, ठीक है, इनको तो मैंने लिख दिया। अगर मैं बात करूं वी की, मुझे अभी पता नहीं, एच आई की बात करूं अभी मुझे पता नहीं, तो मैं उनका कुछ नहीं कर रही अभी। कोई डाउट किसी को इसमें, समझ आया सभी को, बता दो। हाँ, अक्सर सारे केसेस पढ़ेंगे, क्योंकि तभी केसेस आज देखते हैं प्लेन मिरर के बारे में। संकेत आप लेट आए हैं, ठीक है, आप लेट आए हैं, दोबारा देख लेना। देखो जी प्लेन मिरर के बारे में, ठीक है, आपको डायग्राम के थ्रू तो पहले दिखाया था मैंने वर्चुअल, बट फिर भी हम एक बार दोबारा देख लेते हैं। अच्छा, इसका आंसर करना, रियल इमेज आंसर करना जल्दी से। आंसर बताना इस क्वेश्चन का। रियल इमेज कैन बी फाउंड ऑन स्क्रीन, ये तो तुम्हें बताया था मैंने। इज ऑलवेज इन्वर्टेड, ये भी पता है, बट इज ऑलवेज मैग्नीफाइड होगा, ये कहां जरूरी है? हो सकता है हो जाए डिमिनिश हो जाए, हो सकता है सेम साइज हो जाए, जरूरी थोड़ी इज ऑलवेज मैग्नीफाइड। तो सेकंड गलत है, ओनली वन इज करेक्ट, तो आपका आंसर ए ऑप्शन हो गया। सी क्यों है जी, सी गलत है, जरूरी नहीं रियल हमेशा बड़ी इमेज बनेगी, रियल डिमिनिश भी बन सकती है, सेम साइज की भी बन सकती है। क्लियर है जी? चलो ध्यान से देखो, प्लेन मिरर पर आ जाओ। ये मेरे पास कोई भी डायग्राम है, ध्यान से देखना इस डायग्राम को। मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, लाइट की रेस तो ऑब्जेक्ट के पास से ही आएंगी, और ये मेरे पास कोई भी प्लेन मिरर बना रखा है इन्होंने इस तरीके से। क्लियर है? चलो मेरे पास लाइट की रेज आई, आने को तो 10 आ जाए 20 आ जाए, बट मैं दो से भी समझा सकती हूँ कि दो ये देखो मीट कर गई इमेज इस तरीके से। तो मेरे पास सपोज ये दो लाइट की रेज आई, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये चली गई, आपस में ये रिफ्लेक्टेड रेज मीट नहीं कर रही। अगर रिफ्लेक्टेड रेज मीट नहीं करेगी, इमेज कैसी बनेगी? इमेज तो लेकिन बन रही है, तो पक्का कहीं ना कहीं रिफ्लेक्टेड रेज मीट कर रही होंगी। अब आगे ना मीट कर रही होंगी तो पक्का यहाँ पर पीछे कर रही होंगी। तो मैंने इन रेज को पीछे की तरफ पुल करवाया और यहाँ कहीं इमेज बनवा दी। तो ये रेस खुद ब खुद मीट नहीं करी, मैंने अज्यूम किया, मैंने बनवा कर दिखाई। ऐसी इमेज जो खुद ब खुद रेस से मीट करने से ना बने, ऐसी को बोलते हैं वर्चुअल। और प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल बनाता है। अब क्योंकि उसने वर्चुअल बनाई, वर्चुअल तो साथ में इरेक्ट भी होती है, तो वो साथ में इरेक्ट भी बन गई। ऊपर से एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ऑब्जेक्ट का जो भी साइज होता है प्लेन मिरर के लिए, इमेज का भी वही साइज होता है। तो इमेज बनी वर्चुअल, इरेक्ट एंड साथ में सेम साइज की भी बन गई। डन? क्लियर है? ये प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड सेम साइज। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, जितना भी प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है उतना ही प्लेन मिरर से इमेज का डिस्टेंस होता है, यानी u इक्वल टू v भी होता है प्लेन मिरर के लिए। समझ आया? कोई डाउट इसमें? सभी को क्लियर है? ठीक है, तो प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है वो बनती है वर्चुअल, इरेक्ट, सेम साइज, u इक्वल्स टू v। डन? एक और बड़ी अच्छी चीज होती है प्लेन मिरर के साथ कि वो जो इमेज बनाता है वो बनती है साथ में लेटरली इन्वर्टेड, या शो करती है लेटरल इन्वर्जन। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब, अगर मैं मिरर में लेफ्ट हैंड वेव कर रही हूं, अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड वेव कर रहा है तो इमेज का राइट हैंड वेव करता हुआ दिखेगा, और अगर मैं राइट हैंड वेव कर रही हूं तो इमेज का लेफ्ट हैंड वेव करता हुआ दिखेगा। दिस इज नोन एज लेटरल इन्वर्जन। बच्चों को लगता है लेटरल इन्वर्जन इज सेम एज दैट ऑफ इन्वर्टेड इमेज। नहीं, इन्वर्टेड मींस ऑब्जेक्ट ऐसा, इमेज ऐसी उल्टी। लेटरल इन्वर्जन मींस ऑब्जेक्ट ऐसे वेव कर रहा है, सपोज इमेज ऐसे वेव करती हुई उल्टी दिखाई देगी। ठीक है, दिस इज नोन एज लेटरल इन्वर्जन। डन? सभी को क्लियर है? एक बार पढ़ लो। प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है वो वर्चुअल होती है, अग्री, इरेक्ट होती है, सेम साइज की होती है। सभी को क्लियर है? इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, ये भी क्लियर है। साइज ऑफ इमेज इज द सेम एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी क्लियर है। डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द प्लेन मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द प्लेन मिरर। ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस मिरर से सेम होता है। नीचे देखना क्या लिखा है, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इंफिनिटी। हाँ भाई, फोकल लेंथ किसकी होती है? जिसका कोई रेडियस होता है, r इक्वल्स टू 2x। प्लेन मिरर तो बिल्कुल सीधा है, वो तो कर्व्ड है ही नहीं। जो स्फेरिकल शेप होते हैं उन्हीं की फोकल लेंथ, उन्हीं का रेडियस था। ये तो बिल्कुल सीधा है। हम मानते हैं इन्फिनिटी पर जाकर ये कहीं कर्व्ड होगा, तो इसकी फोकल लेंथ भी कितनी मानकर चलते हैं? इन्फिनिटी मानकर चलते हैं। क्लियर है? पावर का फॉर्मूला होता है, आपने आगे पढ़ना है, 1/f। तो अगर प्लेन मिरर की फोकल लेंथ इन्फिनिटी है तो उसकी पावर कितनी हो गई? 0 होगी। तो प्लेन मिरर की पावर होती है 0, ये याद रखना। क्लियर है? सभी को क्लियर? कोई डाउट इसमें? समझ आया सभी को? तो ये आपके पास प्लेन मिरर की इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स थे। एक और कैरेक्टरिस्टिक होता है प्लेन मिरर के लिए। अब आपके घर में तो प्लेन मिरर बहुत सारे साइज के हैं, छोटा मिरर भी है, बड़ा ड्रेसिंग टेबल में भी लगा हुआ है ना, अलमीरा में भी लगे होते हैं जैसे। तो मुझे अगर अपनी पूरी इमेज देखनी है मिरर में, मतलब जितना भी मेरा साइज है, मुझे पूरी A to Z अपनी इमेज देखनी है, तो जो भी मेरा साइज है, जो भी मेरी हाइट है,
मिरर की हाइट उससे मिनिमम आधी तो होनी चाहिए। सपोज मेरी हाइट 180 सेंटीमीटर है और मुझे मेरी पूरी इमेज 180 सेंटीमीटर देखनी है, तो जो मिरर है ना उसकी जो हाइट है या उसका जो साइज है मेरी हाइट के बराबर मिनिमम हाफ तो होना ही चाहिए, यानी मिरर का साइज मिनिमम 90 सेंटीमीटर तो होना ही चाहिए, अदरवाइज इमेज नहीं पूरी दिखेगी। तो अगर आपको पूरी इमेज देखनी है तो जो भी ऑब्जेक्ट का साइज होता है डिवाइड बाय 2 कर दो, उतना मिनिमम साइज मिरर का होना चाहिए तो ही पूरी इमेज दिखती है, अदरवाइज नहीं दिखती। एक बार रीड करना, लेटरल इन्वर्जन इज द इंटरचेंज ऑफ लेफ्ट साइड एंड राइट साइड इन इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी लेटरल इन्वर्जन। ये कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए, ये भी बता दिया हाइट मिरर की कितनी हो मिनिमम ताकि पूरी इमेज दिख जाए। अगर मेरी हाइट 180 है और मुझे पूरी दिखनी है तो मिरर का साइज होना चाहिए मिनिमम 90 सेंटीमीटर, उससे ज्यादा होगा तो बहुत बढ़िया, उससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये वो चीज बोलेंगे। प्लेन मिरर यूज किए जाते हैं लुकिंग ग्लास में जो हम डेली यूज करते हैं, सोलर कुकर्स में भी यूज होता है। प्लेन मिरर यूज किए जाते हैं पेरिस्कोप में। पेरिस्कोप क्या है? पेरिस्कोप एक डिवाइस है, ध्यान से सुनना। पेरिस्कोप एक डिवाइस है जो कि यूज किया जाता है उन ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए जो कि सेम डिस्टेंस पर नहीं होते व्यूअर के साथ। मतलब मान लो आपने सबमरीन में हुआ और आपने ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को देखना है, आप यहाँ पर, ठीक है, ऑब्जेक्ट सपोज यहाँ पर है, कोई पेड़, आपने इसको देखना है, तो ये मेरे पास ऐसे उल्टा जेड की शेप में मेरे पास कोई डिवाइस है जिसको हम पेरिस्कोप बोलते हैं। पेरिस्कोप में दो प्लेन मिरर इस तरीके से अरेंज होते हैं, ठीक है। लाइट कहां से आएगी? ऑब्जेक्ट के पास से आई, इस प्लेन मिरर से टकरा गई, इस प्लेन मिरर से टकराने के बाद इस वाले प्लेन मिरर से टकरा गई, उसके टकराने के बाद व्यूअर ने ऑब्जेक्ट को देख लिया। तो पेरिस्कोप वो डिवाइस है जो कि मिरर का यूज करता है और रिफ्लेक्शन की एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड है। समझ आया? क्लियर है सभी को? याद रहेगा? 3-4 क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कर दो। चलो ठीक है, क्वेश्चन बाद में कर लेंगे, डन। क्वेश्चन से हम कल नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। क्लियर है जी सभी को? आज मैंने आपको प्लेन मिरर पढ़ा दिया, आज मैंने आपको कन्वेंशंस पढ़ा दी, आज मैंने आपको टर्म्स पढ़ा दी। नेक्स्ट क्लास में मैं पूरे कॉनकेव मिरर के केसेस पढ़ा दूंगी, कॉन्वेक्स के केसेस करा दूंगी और उससे नेक्स्ट क्लास में रिफ्रैक्शन भी शुरू करा दूंगी। तो हम बिल्कुल सही स्पीड से चल रहे हैं, जितना भी किया रिवाइज कर लेना, इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है जी, मिलते हैं जी अपनी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद एवरीवन। मैं सेव कर लेती हूं, ये क्वेश्चंस की पीडीएफ में भेज दूं, ठीक है जी शुभम पाटिल, ठीक है। चलो आंसर बोलना। लेटरल इन्वर्टेड का मतलब ये है बच्चे बस कि अगर मैं अपना राइट हैंड वेव करती हूं, मैं तो ऑब्जेक्ट हुई ना, मैं अगर अपनी इमेज मिरर में देखूंगी तो मुझे दूसरा वाला हैंड वेव करता हुआ दिखाई देगा। बेसिकली दिस इज नोन एज लेटरल इन्वर्जन। चलो अब आंसर बोलो। हाँ, सारी बेसिक डायग्राम्स को जरूर करना, बट इसमें कुछ ऐसा ही प्लेन मिरर है, इसके आगे कोई लेडी खड़ी है, ठीक है जी, बना देते हैं जी। लेडी बनाने में क्या है? इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। लेडी और प्लेन मिरर के बीच में डिस्टेंस है 1 मीटर। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। तो चलो मैंने सेंटीमीटर की टर्म्स में लिख दिया क्योंकि आंसर भी सेंटीमीटर की टर्म्स में। आगे बढ़ते हैं। शी वॉक 60 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर। पहले अगर मैं इतना देखूं, जब ये ऑब्जेक्ट, ये लेडी 100 सेंटीमीटर पर थी प्लेन मिरर से, इसकी इमेज भी कितने डिस्टेंस पर थी प्लेन मिरर से? 100 सेंटीमीटर पर। डन, इतने में कोई डाउट नहीं है। आगे देखते हैं। शी वॉक 60 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर। वो 60 सेंटीमीटर मिरर के पास चली गई, यानी अब वो यहां आ गई, यानी अब इनके बीच में डिस्टेंस रह गया 40 सेंटीमीटर। अब ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, यानी कि अब वाली इमेज और मिरर के बीच में भी कितना डिस्टेंस हुआ? 40 हुआ। सेम होता है क्योंकि डिस्टेंस पर आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। द डिस्टेंस ऑफ हर इमेज नाउ, ये वाली फ्रॉम हर सेल्फ, यानी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 40 + 40 विल बी 80, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है पेपर में कि पेपर में पूछ ले नाउ फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज, जो अब वाली इमेज है फाइनल इमेज, फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इनिशियल पोजीशन ऑब्जेक्ट की ये थी, फाइनल इमेज ये है, ये पूरा 100 और ये 40, तो 140 आंसर होता। तो वो कुछ भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है नाउ फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ फाइनल इमेज फ्रॉम मिरर, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, फ्रॉम फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इस तरीके से भी पूछ सकता है। तो कोई जरूरी नहीं है एक ही मेथड के थ्रू आइए, डिफरेंट कंसेप्ट के बेसिस पर भी आ सकता है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हुए आंसर बताना। हाँ, निग्लेक्टेड अभिजीत। बलवीन सर की क्लास होनी चाहिए, होएगी बच्चे, होएगी। चलो आंसर कर बताओ, ये सभी पीवाईक्यूज है, इसमें से कौन सा करेक्ट है रिगार्डिंग प्लेन मिरर? सी ऑप्शन ए एंड सी। आइए चेक करते हैं। फोकल लेंथ प्लेन मिरर की 0, मैंने आपको बताया था प्लेन मिरर तो कर्व्ड होता ही नहीं, फोकल लेंथ उसकी होती है जिसका कोई रेडियस हो जो कर्व्ड हो, तो इसकी फोकल लेंथ इंफिनिटी होती है, तो ये गलत है, हमसे तो करेक्ट पूछा है। द साइज ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर इज लेस इज सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी गलत है। फोकल लेंथ दोस्तों ये भी गलत है। इमेज जो है वो बनती है वर्चुअल इरेक्ट एंड लेटरली इन्वर्टेड, बिल्कुल सही, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है जी? शिवानी के बाद में रिपीट करूंगी, कुछ नहीं उस क्वेश्चन में बच्चे। आप खड़े हो, आपकी इमेज बनी मिरर में, आपका जितना सेंटीमीटर डिस्टेंस है मिरर से उतनी आपकी इमेज का होगा। आप 40 सेंटीमीटर सपोज पास चले गए मिरर के, पहले आपके बीच में 100 सेंटीमीटर डिस्टेंस था मिरर और आपकी, तो अब आपके और मिरर के बीच में कितना डिस्टेंस बना? 60, और आपकी इमेज और मिरर के बीच में कितना डिस्टेंस बचा? 60, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 120, ये पूछा था पेपर में। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर बताना। ये भी पीवाईक्यू है, जो भी अभी तक क्वेश्चन रहे पीवाईक्यू चल रहे हैं प्लेन मिरर के। होती नहीं है, वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है, सेम साइज होती है, लेटरली इन्वर्टेड होती है। वर्चुअल एंड मिरर देन द ऑब्जेक्ट नहीं, वर्चुअल एंड एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, मिरर कह दिया गलत, तो वर्चुअल एंड लेटरली इन्वर्टेड, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बताना जी क्वेश्चन का आंसर। रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड आएगा, वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट आएगा, तो ये तो गलत हो गया। वर्चुअल इन्वर्टेड गलत हो गया, रियल इन्वर्टेड तो वैसे भी इमेज बनती नहीं है वैसे प्लेन मिरर में, तो आंसर क्या हुआ? वर्चुअल इरेक्ट सेम साइज, बी ऑप्शन। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन।
बोलो सर्वेश क्या डाउट है, बताओ। चलो जी इसका भी आंसर बता दो। आई थिंक 2 और क्वेश्चन होंगे, बस एक और क्वेश्चन है, फिर आगे बढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे। इरेक्ट क्या होता है? वंशिका इरेक्ट मींस जैसे अगर आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सपोज ये मेरा फोन है, ये मैंगो शेक कौन है? नहीं, चलो मेरे फोन को लेते हैं। ये मेरे पास फोन है, ये ऑब्जेक्ट है, सपोज इसकी इमेज बनेगी, ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है, ठीक है, उसकी इमेज भी ऐसी ही बनी, तो बोलेंगे इरेक्ट इमेज, मतलब सीधा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो सीधा ही होता है हमेशा, इमेज भी सीधी। अगर मैं बोलूं इन्वर्टेड इमेज, तो इन्वर्टेड इमेज मतलब कैसी बनी? ऐसी, उल्टी, बेसिकली ऐसा ऑब्जेक्ट था ना, तो ऐसी इमेज उल्टी, इसको बोलेंगे इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट ऐसा, इमेज भी ऐसी, इरेक्ट इमेज। ऑब्जेक्ट ऐसा, इमेज ऐसी, उल्टी, यानी इन्वर्टेड इमेज। क्लियर है जी? चलो अजीत 3:20 पर होगी। ओके, व्हिच इज ट्रू अबाउट द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर। इट अपीयर्स टू बी लोकेटेड ऑन सेम साइड। नहीं, अगर ये आपके पास मिरर है, रेज आ रही है, तो पीछे की तरफ बेंड करके बनवाएंगे, तो ऑपोजिट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट आना चाहिए, सेम साइड नहीं आएगा। ऑपोजिट साइड ऑफ मिरर आना चाहिए, ऑपोजिट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। इट अपीयर्स टू बी लार्जर। नहीं, इट अपीयर्स टू बी इन्वर्टेड रिलेटिव टू द ऑब्जेक्ट। नहीं, लेटरली इन्वर्टेड होता तो सही था, इन्वर्टेड है तो गलत है। इट अपीयर्स टू बी रिवर्स्ड लेफ्ट एंड राइट, यानी लेटरल इन्वर्जन की बात कर रहा है, ये सही है, आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपका प्लेन मिरर का, फिर आगे कॉनकेव मिरर के केसेस करेंगे, ठीक है। मैम मेरा डाउट नहीं सुन रहे हो मैम, वो 1 मीटर दे रखा है तो वो 120 सेंटीमीटर क्यों नहीं आया? सर्वेश क्वेश्चन पढ़ा आपने? क्वेश्चन में क्या पूछा है? नाउ फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज फ्रॉम इनिशियल इमेज, ये पूछा है, आप कुछ और आंसर कर रहे हैं। अभी दिखाती हूं क्वेश्चन, सर्वेश देख लेना फिर। हाँ रुद्राक्ष 12th के हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, वेव ऑप्टिक्स का थोड़ा सा कंसेप्ट है। चलो इमेज एन ऑब्जेक्ट ऑफ 2 मीटर हाइट, ऑब्जेक्ट का साइज जो है वो 2 मीटर है, चलो ठीक है, उसको मिरर के इन फ्रंट रखेंगे। मुझे पता है अगर प्लेन मिरर है तो इमेज बनेगी वर्चुअल इरेक्ट सेम साइज यानी 2 ही मीटर की, एंड बननी चाहिए लेटरली इन्वर्टेड, एंड बननी चाहिए ऑपोजिट साइड ऑफ मिरर एंड ऑब्जेक्ट की, है ना। चलो ठीक है, वर्चुअल इन्वर्टेड पॉसिबल नहीं है, वर्चुअल इन्वर्टेड पॉसिबल नहीं है, रियल इरेक्ट पॉसिबल नहीं है, वर्चुअल इरेक्ट सी एंड डी हो सकता है। वर्चुअल इरेक्ट 2 मीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर नहीं होता, ऑपोजिट साइड ऑफ मिरर होता है, बिहाइंड द मिरर होता है, तो सॉरी आपका आंसर ई ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है कि सभी को क्लियर? आपका ई ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, समझ आया। चलो आप देखो, एक सर्वेश नाम का बच्चा इस क्वेश्चन के बारे में पूछ रहा था कि आपने इसका आंसर 120 क्यों नहीं किया? 120 क्यों होगा? देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, द डिस्टेंस ऑफ अ इमेज नाउ फ्रॉम हरसेल्फ। हरसेल्फ मींस जो एक्चुअल वाली पोजीशन है, ना कि ये वाली के नहीं पूछ रहा, फ्रॉम हरसेल्फ कहां खड़ी है वो? यहां खड़ी है, तो ये वाली पोजीशन एंड ये वाली पोजीशन पूछ रहा है वो, समझे? इसलिए इसका आंसर 40 + 40 दैट इज 80 होगा। लेटरली इन्वर्टेड और इन्वर्टेड में क्या डिफरेंस है? वंदना बहुत ही सिंपल, आप मुझे देख रहे हैं, मैं कौन सा हैंड वेव कर रही हूं? अपना राइट कर रही हूं, बट आपको वो लेफ्ट हैंड दिख रहा है वेव करता हुआ, इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। डन। मेरे पास ये कोई भी, मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, ये पेन आप सभी को दिख रहा है, आई होप दिख रहा होगा, ठीक है। मेरे पास ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, तो इसकी इमेज बन सकती है। ऑब्जेक्ट कैसे? सीधा, क्योंकि ऑब्जेक्ट सीधा ही रखते हैं हमेशा। अगर उसकी इमेज बन रही है ऐसी उल्टी, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड, समझ गए? लेटरल इन्वर्टेड अलग है, इन्वर्टेड अलग है। चलो वेरी गुड, इतने मुश्किल क्वेश्चंस थे भी नहीं कि आप सभी बोल रहे हैं करेक्ट हुए, बहुत बढ़िया, बट बहुत इजी क्वेश्चन थे। चलो ये सब हो गया था, कल हमने ये पढ़ लिया था, ये सब हो गया था। अब आ जाइए आप सीधा केसेस ऑफ कॉनकेव मिरर। कन्वेंशन हमने कर ली थी, सीधा आ जाओ केसेस ऑफ कॉनकेव मिरर। चलिए अजय करवासरा क्या रिपीट करना है? चलो जी ध्यान से देखो, कॉनकेव मिरर की अगर मैंने आपसे बात करी थी तो कैसी कुछ शेप थी कॉनकेव मिरर की? ऐसी कुछ शेप थी, पॉलिशिंग आउटर सरफेस पर थी। ये मैंने प्रिंसिपल एक्सिस लिया था, ये मैंने पोल लिया था, ये मैंने फोकस लिया था, ये मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर लिया था। इतना सभी को पता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब मैंने कहा हमारे पास कॉनकेव मिरर के 6 केसेस हैं। ये मेरे बोलने का क्या मतलब हुआ कि कॉनकेव मिरर के 6 केसेस हैं। मतलब क्यों है 6 केसेस? क्या है 6 केसेस? सुनो ध्यान से। अब अगर मैं प्लेन मिरर के आगे खड़ी होती हूं, मैं जहां मर्जी खड़ी हो जाऊं, थोड़ा सा दूर, बहुत ज्यादा पास, जैसे मर्जी खड़ी हो जाऊं, इमेज मेरी वर्चुअल इरेक्ट सेम साइज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ इमेज, लेटरली इन्वर्टेड, यही बनती है, चाहे मैं जैसे मर्जी खड़ी हो जाऊं। बट अगर मैं कॉनकेव मिरर की बात करूं, क्योंकि कॉनकेव मिरर पे डिफरेंट जगह खड़े होने पर डिफरेंट इमेज बनती है, अलग-अलग टाइप की इमेज बनती है, छोटी, बड़ी, इरेक्ट, इन्वर्टेड, इसीलिए मुझे कॉनकेव मिरर के केसेस लेने पड़े। अदरवाइज कोई जरूरत नहीं थी केसेस की। अगर जहां मर्जी खड़े हो जाओ, आपकी इमेज सेम ही बन रही है, तो मुझे क्या जरूरत है केस करने की, केसेस लेने की? यहां पर मुझे केस लेने पड़े क्योंकि अलग-अलग पोजीशन पर खड़े होने पर, ठीक है, ऑब्जेक्ट को प्लेस करने पर इमेज की पोजीशन डिफरेंट जगहों पर आ रही है, डिफरेंट नेचर की आ रही है, समझ आया? ऑप्टिक्स से न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, मिक्स आते हैं, कोई ऐसा नहीं मैं बोलूंगी ज्यादा न्यूमेरिकल। 4 क्वेश्चन है तो 2 न्यूमेरिकल 2 थ्योरी, 5 क्वेश्चन है तो 2 न्यूमेरिकल 3 थ्योरी, जैसे मर्जी आ सकते हैं, कोई श्योर नहीं है कि कैसे आएगा, ठीक है। चलो ध्यान से देखो कि हमारे पास कौन से केसेस हुए कॉनकेव मिरर के, ठीक है। आपके पास कॉनकेव मिरर के केसेस हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस किया गया। देखते हैं पहले केस में हम ये मानकर चलते हैं कि यहां पर मैं लिख भी रही हूं, ये हटा रही हूं मैं, कॉनकेव मिरर लिखा हुआ, थोड़ी सी पूरी लाइन चली गई, कोई बात नहीं। मैंने कॉनकेव मिरर लिख दिया ऊपर, ठीक है, यहां लिख दिया मैंने ऑब्जेक्ट की पोजीशन, या लिख दिया मैंने इमेज की पोजीशन। ध्यान से देखना, एक छोटी सी ट्रिक है, अगर आपको ये ट्रिक पता है ना, आपका काम इतना आसान हो जाएगा कि आपको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इन केसेस में।
चलिए ध्यान से देखिएगा, हमारे पास कॉन्केव के मैंने कहा 6 केसेस बनते हैं। मैंने बोला कैसे 6 केसेस? ऑब्जेक्ट की डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट केसेस बनते हैं। तो कौन सी पोजीशन होती है ऑब्जेक्ट की, देख लेते हैं। आपके पास सबसे पहली पोजीशन में ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाता है इंफिनिटी पर, यानी कि सपोज यहां कहीं दूर इंफिनिटी, ठीक है। दूसरी पोजीशन में ऑब्जेक्ट को प्लेस किया, एरो से मैंने दिखाया है ऑब्जेक्ट को, और सीधा एरो रखा है तो मींस ऑब्जेक्ट सीधा ही होता है, ठीक है। दूसरे केस में ऑब्जेक्ट को रखा जाता है बिटवीन इंफिनिटी एंड सी, सी पॉइंट है ना यहां पर, ऑब्जेक्ट को रखा जाता है बिटवीन इंफिनिटी एंड सी। इसको हम, इस वाले केस को हम ये भी बोल देते हैं कि ऑब्जेक्ट को रखा गया बियॉन्ड सी। क्लियर है सभी को? या तो बिटवीन इंफिनिटी एंड सी बोल दो, या तो बियॉन्ड सी बोल दो, कोई फर्क नहीं है। बहुत बच्चों को ये भी डाउट होता है बिटवीन इंफिनिटी एंड सी मतलब एक्जेक्टली सेंटर में सी और इंफिनिटी के, नहीं नहीं, कहीं पर भी इन बिटवीन, ठीक है। थर्ड केस में ऑब्जेक्ट को रखा गया एट सी, एट सी। फोर्थ केस में ऑब्जेक्ट को रखा गया बिटवीन सी एंड एफ, कहीं पर भी सी और एफ के बीच में, नॉट एक्जेक्टली सेंटर, हो भी सकता है एक्जेक्टली सेंटर, बट कहीं पर भी दोनों के बीच में, बिटवीन सी एंड एफ। फिफ्थ केस में ऑब्जेक्ट को रखा गया एट एफ। सिक्स्थ केस में ऑब्जेक्ट को रखा गया बिटवीन एफ एंड पी। तो ये आपके पास 6 केसेस बने अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर आप इस डायग्राम को नोटिस कर रहे हैं तो मैंने कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा। इंफिनिटी सी एफ पी, पहले इंफिनिटी लिया, इंफिनिटी एंड सी के बीच का ले लिया, सी लिया, सी एंड एफ के बीच का ले लिया, एफ लिया, एफ एंड पी के बीच का ले लिया। कोई डाउट इतने में? किसी को ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कोई डाउट हो? कुछ भी पॉइंट नहीं छोड़ा मैंने, कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा। इसको पहला केस माना, इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको फोर्थ, इसको फिफ्थ, इसको सिक्स्थ। समझ आया? ऑब्जेक्ट की पोजीशन के बेसिस पर मैंने 6 केस ले लिए। ये तो मैंने बस यही बताया कि ऑब्जेक्ट कहां प्लेस किया है। अभी तो मुझे ये भी बताना है कि अगर ऑब्जेक्ट यहां पर है तो इमेज कहां बन रही है और किस तरीके की बन रही है। जैसे आपने प्लेन मिरर में बताया था, ऑब्जेक्ट को प्लेन मिरर के आगे रखेंगे, ऑब्वियसली आगे रखेंगे, है ना, पीछे थोड़ी रख देंगे ऑब्जेक्ट को प्लेन मिरर के आगे रखेंगे, तो इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल रेक्टेंगल सेम साइज, किधर बनेगी? बिहाइंड द मिरर। सिमिलरली मुझे यहां पर भी बताना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट सी पर है तो इमेज किधर और नेचर क्या, ऑब्जेक्ट एफ पर है तो इमेज किधर, नेचर क्या। अभी पढ़ेंगे ए टू जेड सारा, पहले ऑब्जेक्ट को देख लो। कोई डाउट इसमें? नहीं आ रही, हम नहीं कंसीडर करते। कोई डाउट इसमें? सभी को क्लियर है? अब ध्यान से देखो कि ट्रिक क्या है। ट्रिक ये है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन प्लस इमेज की पोजीशन शुड बी इक्वल टू 6। जरूरी नहीं है, ये तो मैं ट्रिक बता रही हूं, कभी सोचो ये फार्मूला ही है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन प्लस इमेज की पोजीशन शुड बी इक्वल टू 6। ये शॉर्ट ट्रिक है ताकि आपको याद रहे चीजें। ऑब्जेक्ट की पोजीशन प्लस इमेज की पोजीशन शुड बी इक्वल टू 6। 6 आना चाहिए, बढ़िया काम हो जाएगा फिर। चलो देखते हैं कैसे, मतलब क्या 6। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर प्लेस किया, आपको याद है वो पोजीशन कौन सी है? फर्स्ट वाली। फर्स्ट में क्या ऐड करते हैं कि 6 बने, 5 ऐड करते हैं फर्स्ट में कि 6 बने। 5 पर कौन सी पोजीशन है? सिर्फ एट एफ। तो यानी कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होगा इमेज बनेगी एट एफ, ठीक है। सेकंड केस में आपने ऑब्जेक्ट को रखा बियॉन्ड सी। सेकंड केस 2 में क्या ऐड करते हैं कि 6 बने, 4 ऐड करते हैं। 4 में तो आपको एक ही पोजीशन याद है बिटवीन सी एंड एफ, तो यहां इमेज बन गई बिटवीन सी एंड एफ। थर्ड में क्या ऐड करूं कि 6 बने, 3 ही ऐड करना है। 3 पर तो एक ही पोजीशन आपको समझ आ रही है एट सी, तो हां इमेज यहां बनती है एट सी पर ही। 4 में क्या ऐड करूं कि 6 बने, 2 से एक ही पोजीशन आपको याद है बियॉन्ड सी या फिर बिटवीन इंफिनिटी एंड सी, बोलो जो मर्जी बोल दो, तो हां लगा दिया बियॉन्ड सी। फिफ्थ में ऑब्जेक्ट को कहां रखा? एट फोकस। 5 प्लस क्या करेगी? 6 बने, 1 करे। 1 पर कौन सी पोजीशन आपको याद? इंफिनिटी। 6 में क्या ऐड करेगी? 6 बने 0। तो ये थोड़ा सा स्पेशल केस है, इसमें लिख देती हूं मैं अभी के लिए। कैसे बनती है कैसे नहीं वो आपको बाद में पता चलेगा, फिर भी अभी के लिए लिख दूं। इसमें इमेज बनती है बिहाइंड द मिरर। कोई डाउट इसमें? सभी को समझ आया? सभी को समझ आया? कोई डाउट इसमें? सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर? 6 केसेस लिए मैंने डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इंफिनिटी, इंफिनिटी एंड सी, सी एंड एफ, एफ एंड पी। इसके बेसिस पर मैंने बताया कि इमेज कहां बनेगी। अदरवाइज तो याद करना मुश्किल है कि ऑब्जेक्ट जब बियॉन्ड से होगा इमेज कहां। तो मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताई, ऑब्जेक्ट प्लस इमेज की पोजीशन शुड बी इक्वल टू 6। समझ आया? इससे आपको याद रहेगा कि ऑब्जेक्ट सी पर तो इमेज भी सी पर। याद रख लो ना फोर्थ पोजीशन कौन सी है जब ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ है, ऐसे याद कर लो। पहली कौन सी? इंफिनिटी। 1 प्लस क्या करेंगे? 6 आएगा। 5 पर क्या ध्यान है? फोकस, फोकस, तो इमेज फोकस पर। क्लियर है जी सभी को? कोई डाउट इसमें? देख लो जी, मैं साइड हो जाती हूं, जल्दी से देखो। सिक्स में कुछ है नहीं रिपीट करने का, विदाउट केस। मैंने आपको अभी बताया 6 में क्या ऐड करें कि 6 बने 0, तो ये कुछ स्पेशल हुआ, कुछ डिफरेंट केस हुआ। इसमें बनती है बिहाइंड द मिरर। कैसे बनती है बिहाइंड द मिरर, क्यों बनती है, वो डायग्राम के थ्रू दिखाऊंगी। अभी के लिए मैंने चार्ट बना के समझाने की कोशिश करी है बेसिक, ताकि आपको जब डायग्राम करे तो समझ आए। मैम इन्वर्टेड है क्या नहीं वो कैसे देखें, वो दिख जाएगा आपको। डायग्राम रूल्स देख लो, बड़े इजी रूल्स है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें, कुछ ऐसा नहीं है कि आपको रटना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजी है, ध्यान से देखना। पहले केस में केस भी छोड़ो, मैं आपको बस 3 रूल्स बता देती हूं क्या है। पहला रूल है, आपके पास पहले कॉन्केव मिरर बना लो, बड़ा आसान रहेगा। बनाने को मैं कॉन्वेक्स भी बना सकती हूं, पर चलो मैं कॉन्केव से ही आपको समझा देती हूं। ये आपके पास कॉन्केव मिरर है, मैंने बना लिया। ये क्या है? पोल, ये क्या है? फोकस, ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। डन। एक और बना लो कॉन्केव मिरर, एक और बना लेते हैं। ये क्या है? पोल, ये क्या है? फोकस, ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। डन। इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को? सभी को क्लियर है? गुड, समझ आया? सभी को क्लियर? चलो अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कॉन्केव मिरर बनाए हैं, तो उनकी टर्म्स लिखी, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सभी को क्लियर? अब ध्यान से देखना, पहला केस क्या कहता है, पहला रूल क्या कहता है। नॉट केस में भी कर रहे हैं, हम रूल कर रहे हैं। पहला रूल कह रहा है कि जब भी कोई भी इंसिडेंट रे, अच्छा इंसिडेंट रे कहां से आती है? ऑब्जेक्ट के पास से। पहला रूल कहता है जब भी कोई इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आए, आने को तो जैसे मर्जी आ सकती है, सेंटर से पास होती हुई, फोकस से पास होती हुई, सी एंड एफ से पास होती हुई, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती हुई, जैसे मर्जी आ सकती है। पहला रूल कह रहा है अगर कोई भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, ऑब्वियसली इंसिडेंट रे, तो मिरर से टकराएगी, रिफ्लेक्शन शो करेगी। हां, तो कह रहा है अगर कोई भी इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस में से चली जाएगी, यानी रिफ्लेक्टेड रे फोकस में से चली जाएगी। हमेशा ये रूल वैलिड है, चाहे कॉन्केव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, कोई भी अगर इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है वो फोकस में से निकल के ही जाती है, ठीक है। दूसरा रूल कहता है कोई भी इंसिडेंट रे अगर फोकस में से आ रही है, यानी अब इंसिडेंट आ रही है फोकस में से, तो वो कैसे जाएगी? वो जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्या ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए? बिल्कुल ऑपोजिट हो गए, ध्यान से देखो, दोनों बिल्कुल ऑपोजिट है। पहला कह रहा है अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस में से जाएगी, दूसरा कह रहा है अगर फोकस में से जा रही है इंसिडेंट तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी। बेसिकली बोथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर। देख लो एक बार,
निशान से आई थिंक ठीक हो गया, अब तो संडे इसलिए कुछ नहीं उसमें भी ऐसा। तो मतलब अगर मैं कोई भी केस ले लूं, पहले केस में अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है वो फोकस में से जाएगी, कोई भी केस में अगर कोई भी इंसिडेंट रे फोकस में से आ रही है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी। गुड है ना, समझ आया? चलो एक और रूल है वो समझ लो, वो भी बड़ा इजी, कुछ नहीं है। ये आपके पास मिरर है, ये आपके पास पोल है, ये आपके पास फोकस है, ये आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है। डन। तीसरा रूल कह रहा है अगर कोई भी इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस चली जाएगी, यानी अपना पाथ रिट्रेस कर लेगी। समझ आया? क्लियर है? सभी को क्लियर है? ये 3 रूल है, अगर आपको क्लियर हुए बहुत ही बढ़िया, नहीं हुए एक बार दोबारा देख लो और हम केस से शुरू करें, ठीक है? बच्चे आशीष सिंह अगर एफ से जाती तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली जाती ना, है ना? तो ऐसे क्यों? सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला केस है। चलो बहुत बढ़िया। ये डॉक्टर विपिन पाटिल तुमने अपने फादर के नेम से कोर्स लिया है? हाँ, चलो बहुत ही बढ़िया। अब करते हैं जी केसेस A to Z सारे, ध्यान से डायग्राम जो बनी हुई है इनको देखते रहना और शुरू करते हैं, ठीक है? मैं आपको इन केसेस से पढ़ाने से पहले बता दूं कि आपको ये याद नहीं रखना कि कौन से केस में रेस कहां से आ रही है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। और जब मैं आपको पढ़ा रही हूं या पूरे डायग्राम्स को देख रहे हैं तो आप नोटिस करेंगे कि सिर्फ 2 इंसिडेंट रेस से हमने अपना काम निकाल लिया है। ज्यादा क्यों बनानी है? 2 के मीट करने से इमेज बन जाएगी ना, तो मैं 100 रेस थोड़ी दिखाऊंगी आपको डायग्राम में, मैं तो 2 ही दिखाऊंगी ना। होने को तो रेस बहुत सारी होती है और जितनी ज्यादा रेस होती है, जितनी ज्यादा रेस मीट करती है उतनी ज्यादा ब्राइट इमेज बनती है। बट फिर भी जब मैं आपको समझाऊंगी, मैं अपना काम मुश्किल करूंगी 100 रेस बना के, नहीं ना? तो हर डायग्राम में या इवन मैं शो करूंगी तो 2 रेस से ही शो करूंगी। क्लियर है? मैं हमारे पिक्चर की क्लास तो 10:30 होती है, वो तो बहुत पहले होती थी बच्चे, रखा था, सभी अग्री कर रहे हैं। मैंने नोटिस करा कि जब भी ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर रखते हैं रेज आती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आ गई जी, मुझे पता है जो भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी वो फोकस पे तो पास करके जाएगी। मैंने नोटिस करा दोनों रिफ्लेक्टेड रेज या फोकस पर मिल रही है और खुद ही मिल रही है, मैंने तो नहीं मिलाया, अपने आप मिल गई। क्योंकि ये अपने आप मिल गई, क्योंकि ये अपने आप मिल गई तो कौन सी इमेज हुई? रियल। रियल है तो इन्वर्टेड होगी। अब कुछ बच्चे बोलेंगे मैम ये तो दिख नहीं रही, ये तो पॉइंट दिख रहा है बस। आप कैसे कह रहे हो पॉइंट है तो इन्वर्टेड है? दिख नहीं रही। अरे रियल है तो इन्वर्टेड होगी ना, तुमने कह दिया। साइज अगर मैं देखूं ऑब्जेक्ट कितना बड़ा, यहां से यहां, और इमेज तो बिल्कुल पॉइंट साइज, तो हां इंफिनिटी के केस में जब ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज पॉइंट साइज्ड बनती है। बोलने को डिमिनिश भी बोल सकते हो, बट पॉइंट साइज्ड स्पेसिफिकली इंफिनिटी के लिए हम कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है? लगे हाथ में कन्वेंशंस भी पढ़ा देती हूं हर एक केस में कि क्या बन रही है। यू की वैल्यू तो हमेशा नेगेटिव होती है। फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर पढ़ाया था, क्या होती है? नेगेटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है? पॉजिटिव। क्या रह गया था? v रह गया था और hi रह गया था। आपको बताया था v और hi केसेस के थ्रू कराऊंगी, है ना? अब यहां पर देखना, अगर मैं पोल को मान रही थी इस पर ओरिजिन पर, ये क्या था? +y माइनस x प्लस x माइनस x। अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो आपकी इमेज जो है वो -x पर बन रही है, तो v की वैल्यू नेगेटिव होगी फॉर कॉनकेव मिरर के पहले केस के लिए। समझ आया? सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर? कोई डाउट नहीं है इसमें? समझ आया? पहले केस में ऑब्जेक्ट कहां था? इंफिनिटी पर। इमेज कहां बन रही थी? फोकस पर। आपको पहले से पता था कैसी बन रही है, आपको मैंने शो करके दिखा दिया। रियल, इन्वर्टेड, पॉइंट साइज्ड। फिर u तो नेगेटिव हमेशा, h पॉजिटिव हमेशा, f कॉनकेव मिरर की नेगेटिव, v एंड hi की बात कर रहे हैं। इन्वर्टेड इमेज तो हाइट कैसी? नेगेटिव, और रियल इमेज बन रही है इसमें केस में -x पर तो नेगेटिव। क्लियर है? एक चीज मैं नोट डाउन करा देती हूं आपको, प्लीज आपको नोट डाउन कर लीजिए, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और आपको कंफ्यूज नहीं करेगी, rather आपको काम आसान करेगी। इन केस ऑफ मिरर्स इफ v वैल्यू इज नेगेटिव देन रियल इमेज। ये नोट कर लेना क्योंकि लेंस में ये उल्टा है, बच्चों को ये समझ नहीं आता क्या है नेगेटिव कब पॉजिटिव कब। तो कभी भी अगर कॉनकेव मिरर में रियल इमेज बन रही है तो इट मींस v नेगेटिव है। इफ v इज पॉजिटिव देन वर्चुअल इमेज, ठीक है जी? साथ में इफ हाइट ऑफ इमेज इज नेगेटिव देन इन्वर्टेड इमेज, ये तो सभी को पता है। इफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव देन इरेक्ट इमेज। क्लियर है जी सभी को? गुड, समझ आया? तो हमेशा सीधा होता है ना, तो हमेशा पॉजिटिव होता है। बच्चे यहां पर hi है, मैंने गलती से ho लिख दिया था, hi है यहां पे, दोबारा कर देते हैं इसको, ठीक कर लेना बच्चे। hi है यहां पर, ठीक है? hi है। आदर्श शुक्ला, हां ऑलमोस्ट यस। क्लियर है? सभी को क्लियर? अच्छा आज इतना कर, एक बार सुना। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कन्वेंशंस पिछली क्लास में, टर्म्स वो हो गई थी। आज मैंने आपको प्लेन मिरर के क्वेश्चंस कराए, अदरवाइज कैरेक्टरिस्टिक्स भी पिछली क्लास में हो गए थे। है क्या वैसे कैरेक्टरिस्टिक्स प्लेन मिरर के? वर्चुअल, इरेक्ट, सेम साइज, लेटरली इन्वर्टेड, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इक्वल टू इमेज का डिस्टेंस, ये सब हो गया। आज मैंने आपको कराया कॉनकेव मिरर के 6 केसेस। उनको कराने से भी पहले मैंने कुछ रूल्स बताए कि अगर इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से निकल जाएगी। अगर कोई इंसिडेंट रे फोकस में से आ रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी। थर्ड की अगर मैं बात करूं, अगर कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही चली जाएगी। फिर मैंने आपको केसेस बताए डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहां पर है तो इमेज कहां बन रही है? इंफिनिटी पर है ऑब्जेक्ट, इंफिनिटी और सी पर, सी एंड एफ पर, एफ पर, एफ एंड पी पर। फिर मैंने आपको बताया इमेज कहां पर बन रही है? इंफिनिटी पर है तो फोकस पर। एक बार डायग्राम दिखाई दूं, डायग्राम ही जो मैंने लिखा था वो देखिए, यही था। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो इमेज बन रही है फोकस पर। फिर क्या है हमें? ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी एंड सी के बीच में है तो इमेज कहां बन रही है? बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट सी पर है तो इमेज बन रही है सी पर। ऑब्जेक्ट सी एंड एफ के बीच में है तो इमेज कहां बन रही है? बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट एफ पर है तो इमेज बन रही है इंफिनिटी। यहां पर आपको दिख रहा है। मैम फर्स्ट केस का नेचर बता दीजिए। नेचर बताया तो धीरज कांत यादव, खुद बन रही है, रियल, इन्वर्टेड, साइज छोटा ही दिख रहा है हमें, यानी पॉइंट साइज। छोटे साइज को हम डिमिनिश भी बोलते हैं, बट स्पेसिफिकली इंफिनिटी वाले केस में हम पॉइंट साइज्ड टर्म यूज कर लेते हैं। देख लो आप एक बार,
रियल इमेज थी तो वी को नेगेटिव पुट कर दिया, क्लियर है?